टीम बिल्डअप करने का और टीम को सही से मैनेज करने का, उसके लिए कोई हैक्स हैं? तो राइट हायरिंग का एक सिंपल हैक मैं ऐसे देखता हूँ कि आदमी अच्छा होना चाहिए। अगर आदमी अच्छा है तो वो रिस्पॉन्सिबल भी ऑटोमेटिक ही निकलेगा। वो अपनी फैमिली के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा तो कंपनी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगा। तो एक पिच करने का सही तरीका क्या होना चाहिए? कि आप रियलिस्टिक रहो, जो है वो बताओ। अगर जो क्लाइंट नहीं आया तो मान लो आपका क्लाइंट था ही नहीं कभी, वो आता भी तो 2 महीने में चला जाता। इंडिया में हेल्थ इंश्योरेंस को ज़रूरत की बजाय खर्चा क्यों समझा जाता कि अगर आपने आज इंश्योरेंस खरीदा और 1 साल भर में आपका उसका कोई क्लेम नहीं आया, इंडिया में आदमी को क्या लगता है कि मेरे पैसे वो वेस्ट हो गए, मेरा तो यूज ही नहीं हुआ। है? तो नवोदय ने आपकी लाइफ में क्या चेंज किया? मेरे घर पे तो रहने को जगह नहीं है, खाने को पैसे नहीं है। जब ये सोच रहे होते हो कि शाम को खाने में कुछ मिलेगा कि नहीं, तो उस टाइम में आप एजुकेशन का नहीं सोच सकते। और आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि इस पॉडकास्ट में हम एक ऐसे इंसान की कहानी लेकर आए हैं, जिनसे हर युवा जो एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट रखता है, उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मैं आशा करता हूँ आप इस पॉडकास्ट से बहुत कुछ सीखेंगे। और यदि आपको कुछ ऐसा लगता है कि हम नेक्स्ट और क्या पूछ सकते हैं या फिर आपका कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। थैंक यू भैया, आपकी कहानी बहुत ही इंस्पायरिंग रही। आप अपने बारे में थोड़ा बताइए। सबसे पहले तो थैंक यू कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। मेरा नाम विक्रम चुनारकर है। मैंने 2002 से 2007 में मैंने जेएनवी चंद्रपुर तलोदी बारापुर में पढ़ाई की है, छठी से 10वीं तक के लिए। और फिर मैंने 2008 और 9 में 11-12 के लिए मैं जेएनवी भुसावल में पढ़ा हूँ। और करंटली मैं मेडवर्ड सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का सीईओ हूँ और ओनर भी हूँ। हम लोग मेजरली हेल्थ सेक्टर में काम करते हैं, हेल्थ टेक में, जो कि अभी फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर भी है और हमारी कंपनी वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है। अभी करंट डेट में हम लोग कम से कम 1000 हॉस्पिटल के साथ काम करते हैं। और हम लोग करते हैं कि हॉस्पिटल का पूरा जो इंश्योरेंस डिपार्टमेंट है उसको डिजिटलाइज करते हैं। 60% जो उनका ये जो है टास्क है वो रिड्यूस करते हैं और हम लोग पूरा पेपरलेस बनाते हैं डिपार्टमेंट को। ये कंपनी बनाने का आपको आइडिया कब आया और आपने ऐसा क्या फील किया कि ये कंपनी बनानी चाहिए? देखिए, कंपनी बनाने का कोई आइडिया नहीं था। जैसे मेरा बैकग्राउंड है तो उस हिसाब से मेजरली मैं बचपन से ही काम करता ही आया हूँ। कहीं न कहीं मैंने जॉब किया है, कुछ किया है। तो सबसे जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो मैं एक हॉस्पिटल में जॉब कर रहा था। वहाँ पे मैं 1.5 साल मैंने काम किया और 1.5 साल मैंने वो काम सीखा, समझा और मुझे लगा कि ये सेक्टर है जिसको आप अच्छे से कर सकते हो आगे। फिर एक टाइम आया कि मुझे अपना जॉब छोड़ना पड़ा। तो मैं जॉब छोड़ के मैं औरंगाबाद आया, छत्रपति संभाजी नगर। वहाँ पे फिर मैंने अपना खुद का काम शुरू किया। तो वहाँ पे मैंने पहला हॉस्पिटल लिया, फिर धीरे-धीरे दूसरा आया, तीसरा आया। तो ऐसे करते-करते मेरे पास क्लाइंट आए और फिर हमने कंपनी रजिस्टर्ड की। बहुत बार होता है कि आप पहले कंपनी रजिस्टर करते हो, फिर क्लाइंट ढूँढना शुरू करते हो। हमारा थोड़ा उल्टा था, पहले हमारे पास क्लाइंट आए, हमने काम शुरू किया, बाद में हमें ऑफ़िशियली उसको रजिस्टर करना पड़ा। तो फिर हमने उसको एज़ अ कंपनी लॉन्च किया। नेटवर्क क्या काम करती है? ऐसे मान लीजिए, जैसे सबसे पहले तो अगर आप हॉस्पिटल में जाते हो, कोई भी हॉस्पिटल में जाता है तो उसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक पेशेंट होता है, 2 तरीकों का होता है। एक तो कैश का पेशेंट होता है, एक तो इंश्योरेंस का पेशेंट होता है। कैश का पेशेंट का काम क्या है कि सिंपली आप जाओगे, आप अपना ट्रीटमेंट लोगे, जो भी है, पैसे दोगे, चले आओगे। इंश्योरेंस का पेशेंट का क्या काम होता है कि वो इंश्योरेंस डेस्क पे जाएगा, वो अपने पॉलिसी डिटेल्स दिखाएगा। फिर हॉस्पिटल क्या करता है कि हॉस्पिटल उसको क्या ट्रीटमेंट देने वाला है, ये सारी बातें वो लिखता है, जिसको प्री ऑथ फॉर्म बोलते हैं। वो भर के वो इंश्योरेंस कंपनी को भेजता है। फिर इंश्योरेंस कंपनी उसको वेरीफाई करती है कि एक्चुअली पेशेंट को हमने पॉलिसी बेची है क्या? उसके बाद जो ट्रीटमेंट हॉस्पिटल ने लिखी है वो उसके लिए अवेल है क्या? उसके बाद जो पैसे हॉस्पिटल माँग रहा है, पॉलिसी उतने रुपए का है क्या? तो ये सब करने के बाद वो कंपनी अप्रूवल देती है। तो ये सारी जो प्रोसेस है कम से कम 45 डेज़ तक चलती है। मतलब आज अगर पेशेंट आया आपके पास, वो एडमिट हुआ, उसने ट्रीटमेंट ली, वो टाइम फ्रेम और वो घर जाने के बाद पीछे 45 डेज़, तो ये लॉन्ग प्रोसेस है। और हॉस्पिटल का जनरली एक्सपर्टीज़ क्या होता है, डॉक्टर्स का ट्रीटमेंट पार्ट में एक्सपर्ट होता है या नर्स होते हैं उनके पास। इंश्योरेंस सेक्टर में उनके पास एक्सपर्टीज़ कोई नहीं होता, तो जनरली वो ये सारे काम कोई एक्सपर्ट कंपनी को आउटसोर्स करते हैं, जो हम लोग हैं। तो हम वो काम उनके लिए आसान करते हैं। हम लोग हॉस्पिटल का पूरा इंश्योरेंस डिपार्टमेंट पूरा टेक ओवर करते हैं। बहुत बार हम मेजरली जो बड़े हॉस्पिटल है जिनका खुद का डिपार्टमेंट है, वो हम लोग या तो टेक ओवर करते हैं या उनको डिजिटलाइज़ करने में मदद करते हैं। तो आज की डेट में जितने भी सॉफ्टवेयर हॉस्पिटल यूज़ करता है, क्यू मैनेजमेंट ले लीजिए, एचआईएमएस ले लीजिए,
ये बस हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, कैशलेस के लिए कोई सॉफ्टवेयर नहीं बना। तो वैसा कोई सिस्टम आज तक बना नहीं जो हमने बनाया पहली बार इंडिया में, और 60% काम हॉस्पिटल का कम कर देते हैं। जैसे आज 10 लोग आपके डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो 4 लोगों में काम हो जाएगा और आपका पूरा डिपार्टमेंट जो है डिजिटलाइज़ हो जाएगा। इस तरीके से हम हॉस्पिटल की भी मदद करते हैं और पेशेंट्स की भी मदद करते हैं। पेशेंट का किस तरीके से इसकी हेल्प देखिए, मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि मान लीजिए एक पेशेंट है, वो हॉस्पिटल में गया, ठीक है? अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी लेके गया और वो हॉस्पिटल पैनल पे नहीं है। पैनल पे नहीं है मतलब बजाज का अगर पेशेंट है, हॉस्पिटल का बजाज के साथ टाई अप नहीं है, तो वो पेशेंट को तो इंश्योरेंस मिलेगा ही नहीं, ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। और अगर दूसरा एक पेशेंट है जिसका है टाई अप, वो हॉस्पिटल में गया, उसने इंश्योरेंस का क्लेम किया, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट का मान लीजिए आपने 50,000 का क्लेम भेजा, 40,000 या 30,000 का अप्रूवल आया, 20,000 पेशेंट को देना पड़ता है। दूसरा प्रॉब्लम है कि डिस्चार्ज के टाइम, अगर आज पेशेंट का सुबह 10 बजे डिस्चार्ज डिक्लेयर होता है, तो उसको घर जाने में 6 बजता है। क्यों? क्योंकि इंश्योरेंस का क्लेम प्रोसेस होने में 4 घंटा लग जाता है। बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि पेशेंट को 2-2 रात रुकना भी पड़ा है, क्योंकि अप्रूवल नहीं आया। फिर वो 2 रात के भी पैसे देने पड़े, ठीक है? हम लोग क्या करते हैं, हमारी जो सिस्टम्स है, वो इतने वेल इक्विप्ड हैं और ये सब होता है कि वह पेपर वर्क, बहुत ज़्यादा पेपर वर्क है, क्वेरीज़ है, गलत पेपर वर्क होने की वजह से क्वेरीज़ आती है, डिनायल आता है। तो हमारे जो सिस्टम है, वो इतना वेल इक्विप्ड है कि आपने आज भेजा मतलब अभी भेजा, तो पहले तो वो मिस्टेक होगी नहीं, क्योंकि ह्यूमन एरर्स इसमें है नहीं। सिस्टम में क्या होता है, ह्यूमन एरर्स नहीं होते। तो आपका डेटा सही गया। सही जाने की वजह से कंपनी को क्वेरी रेज़ करने के लिए कोई चीज़ नहीं है, डिनायल देने के लिए कोई चीज़ नहीं है, तो अप्रूवल भी फास्ट है। तो अगर आधे घंटे में आपका अप्रूवल आता है, तो उसके आधे घंटे में आप घर जा सकते हो, सिंपली। दूसरा है कि अगर आपका पीरियड के टाइम पर पेपर वर्क सही है, तो पेशेंट को फुल एंड फाइनल अप्रूवल आता है। फुल एंड फाइनल अगर अप्रूवल आता है उसको, तो उसको एडवांस देने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से इसमें पेशेंट का फ़ायदा होता है कि आपको पैसे भी नहीं देने पड़ते एडवांस बहुत बार, और आप जल्दी घर जा सकते हो डिस्चार्ज के टाइम पे। क्योंकि पेशेंट 10-10 दिन अगर हॉस्पिटल रहता है, तो ऑलरेडी इरिटेटेड होता है वो। तो इस तरीके से हम पेशेंट की भी थोड़ी मदद करते हैं ये सब में। ये अगर हम हेल्थ की बात करें तो इंश्योरेंस कितना ज़रूरी है एक इंसान के लिए? इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। जैसे आप फॉरेन में देखोगे, तो एजुकेशन और हेल्थ इंश्योरेंस वो आपको साथ में ही मिलता है, मतलब गवर्नमेंट ही आपको दे देती है, क्योंकि सबसे प्राइम चीज़ें 2 ही है। आपको पढ़ना ज़रूरी है अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो। आपको अगर अच्छा काम भी करना है समाज के लिए या खुद के लिए, किसी के लिए भी, तो आपकी हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए। खराब हेल्थ का आदमी जो कुर्सी से उठ नहीं पा रहा है, वो क्या ही करेगा, ठीक है? तो इंडिया में थोड़ा अप्रोच अलग है। इंडिया में लोग हेल्थ केयर को अलग तरीके से लेते हैं, बट हेल्थ केयर ज़रूरी बहुत है। पॉपुलेशन हमारी ज़्यादा होने की वजह से ठीक है कि हेल्थ केयर का उतना पेनिट्रेशन नहीं हो पाया है हमारे देश में। लेकिन हेल्थ केयर एक ऐसी चीज़ है कि आपने मान लीजिए बहुत साल मेहनत करके एक सेविंग का कोटा बना लिया है, और अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, तो वो कोटा आपको 2 दिन में खत्म हो सकता है। लेकिन अगर आपने वो ₹2 या ₹10 या ₹100 का हेल्थ इंश्योरेंस लिया आपने, तो आपको लाइफ सेविंग में काम आएगा। जब भी आपको कोई दिक्कत होती है, कुछ भी होती है, आपका हेल्थ इंश्योरेंस आपकी मदद करेगा। तो सबसे वाइटल चीज़ है जो आपको लेनी चाहिए। जो भी समझदार लोग हैं, जॉब लगता है तो सबसे पहले वो लोग क्या करते हैं, सेविंग के लिए जाते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते हैं। 2-3 चीज़ें जो है वो प्राइम है, वो आपको करना ही करना चाहिए। इंडिया में हेल्थ इंश्योरेंस को ज़रूरत की बजाय खर्चा क्यों समझा जाता है? ये माइंडसेट क्यों है? इंडिया जो इकोनॉमी है, वो कॉस्ट सेंसिटिव इकोनॉमी है। उसका ऐसा नहीं है कि जनरली जैसे कंफर्ट उनको ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। जैसे कि एक चीज़ है जो आपको चाहिए, जो एक्स वाई ज़ेड अमाउंट में है, दूसरी टी-शर्ट है, एक टी-शर्ट ले लेते हैं जो कंफर्टेबल है, और एक है सस्ती है, तो लोग सस्ती ज़्यादा खरीदना चाहते हैं। और लायबिलिटी इसलिए माना जाता है कि हेल्थ इंश्योरेंस का कैसा है कि अगर आपने आज इंश्योरेंस खरीदा और 1 साल भर में आपका उसका कोई क्लेम नहीं आया, तो सामने इंडिया में आदमी को क्या लगता है कि मेरे पैसे वो वेस्ट हो गए, मेरा तो यूज़ ही नहीं हुआ। अभी मैं इतने साल से 10 साल से मैं काम कर रहा हूँ, बहुत लोग मेरे पास ऐसे आते हैं कि जिन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस खरीदा है, 8वें, 9वें, 10वें महीने में, 11वें महीने में आते हैं कि हमारा अभी पॉलिसी खत्म होने वाला है या एक्सपायर होने वाला है, तो 5 लाख का हमारा एसआई था, तो हमने तो वो यूज़ नहीं किया। तो कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या कि वो 5 लाख हम लोग निकाल लें? अगले साल तो फिर से आ जाएँगे। तो ऐसा माइंडसेट है लोगों का। तो फिर हमें उनको समझाना पड़ता है कि देखो, अगर आपने क्लेम नहीं किया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका पैसा वेस्ट हुआ। नो क्लेम बोनस भी आपको मिलता है। अगर आपने 5 लाख का इंश्योरेंस लिया और आपने क्लेम नहीं किया, तो अगले साल आपका प्रीमियम जो है, अगर आप 20,000 भर रहे हो, तो वो कम होके 18 हो सकता है। या तो आपका जो ऐसा है सम इंश्योर्ड जो 5 लाख है, वो बढ़ के 7.5 लाख हो सकता है। लेकिन लोगों में ये नॉलेज नहीं है, या उनके पास ये इतना डेटा
इस वजह से जनरली इंडिया में उसको लायबिलिटी ही माना जाता है, बट एक्चुअली में वो लायबिलिटी नहीं है, एक्चुअली वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको लेनी चाहिए। जैसे भारत सरकार की जो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है जैसे आयुष्मान है, वो सही तरीके से लोगों तक पहुँच रही है, आपको लगता है? जब से आयुष्मान भारत जो लॉन्च हुआ है, तो उन्होंने कम से कम मतलब मुझे लगता है कि 35-40 हज़ार हॉस्पिटल से ज़्यादा हॉस्पिटल शायद उन्होंने रजिस्टर कर लिए हैं। और स्कीम बदल रही है, थोड़े बहुत चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन जो इम्पैक्ट है, जैसे सबसे ज़्यादा यूज़फुल है गरीब लोगों के लिए, 5 लाख तक का आपका मिल रहा है, या फिर जिनकी उम्र 70 से ज़्यादा है। 70 से ज़्यादा अगर आपकी उम्र है, तो आपको कोई कंपनी इंश्योरेंस नहीं देना चाहती। आप कितना भी प्रीमियम देने के लिए रेडी हो, 70 से ज़्यादा, क्योंकि उन सारी कंपनियों को पता है कि ये आदमी बीमार पड़ने ही वाला है। एग्ज़ैक्ट चीज़ है कि ये बीमार पड़ेगा, तो आपको कोई इंश्योरेंस नहीं बेचता। ऐसे टाइम में आयुष्मान भारत काम आती है, उनका कंपल्सरी है, वो आ जाता है उनमें। उसके बाद जो ऐसा, जैसे अभी हमने बात की कि लायबिलिटी माना जाता है इंश्योरेंस को, तो बहुत से ऐसी पॉपुलेशन है जिन्होंने इंश्योरेंस खरीदा ही नहीं है, वो कवर हो जाती है इसमें। तो धीरे-धीरे क्या हो रहा है कि अगर आप हॉस्पिटल में गए और कल तक आप मानते थे कि इंश्योरेंस यूज़लेस है, लेकिन आयुष्मान भारत की वजह से आपको 1 डेढ़ लाख का फ्री में ट्रीटमेंट मिला, तो वो आदमी घर जाके सोचता है कि मुझे इंश्योरेंस लेना चाहिए, क्योंकि अगर ये स्कीम थी इसलिए मैं बच गया। अगर स्कीम कल बंद हो गई, नई गवर्नमेंट आई और मेरे पास इंश्योरेंस नहीं है, तो मैं लॉस में जाऊँगा। तो इससे एक पेनिट्रेशन भी बढ़ रहा है और काम भी बहुत अच्छा कर रही है स्कीम इसमें। कई बार ऐसा होता है कि हेल्थ इंश्योरेंस इसलिए नहीं लेते क्योंकि उन्हें टाइम पे क्लेम नहीं मिलता। इसका ये भी एक रीज़न होता है लोगों के। मेजरली इंश्योरेंस का कैसा प्रॉब्लम है कि जैसे आप बोल रहे हो कि क्लेम नहीं मिलता है, तो सबसे प्रॉब्लमैटिक सीन है कि रॉन्ग सेलिंग ऑफ द पॉलिसी। क्या होता है कि जो एजेंट है, जैसे आप अभी पॉलिसी बाज़ार पे एक बार रजिस्टर करिए खुद को, आपको कम से कम रोज़ 2 कॉल आएँगे, 2 कॉल रोज़ आएँगे और वो आपको पॉलिसी बेच के ही मानेंगे। लेकिन जो बेचने वाला एजेंट है, वो भी कोई कस्टमर सर्विस वाला ही बंदा है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता आपको क्या बेच रहा है वो, उसको बेचना है, उसको अपना टारगेट पूरा करना है। तो इससे होता क्या है, बहुत बार रॉन्ग सेलिंग हो जाती है, ठीक है? कि सामने वाले बंदे को क्या चाहिए, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से पॉलिसी ना बेचते हुए गलत पॉलिसी होती है, ठीक है? और उसमें प्रॉब्लम क्या आता है कि ये बात उसको तब नहीं पता चलती जब उसने खरीदी है। अब उसको मान लीजिए 5 साल बाद उसको वो इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ी और वो क्लेम करने गया, तो 5 साल बाद उसको रिजेक्शन आता है। अब वो आदमी ने जिसने 4-5 साल अपना प्रीमियम भरा है और उसको जब ज़रूरत थी वो तब नहीं मिला, तो उसका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बहुत खराब हो जाता है इंश्योरेंस के बारे में कि ये तो फ्रॉड है पूरा, एक तरीके से। मैं 5 साल 10-10 हज़ार भरता रहा, मेरे 50 हज़ार गए और जब मुझे ज़रूरत थी मुझे 1 भी रुपया नहीं मिला। तो ये रॉन्ग सेलिंग की वजह से है, जो लोगों के दिमाग में आ जाता है कि ये गलत है। अगर सेल करते समय अच्छे से किया जाए, सही रिक्वायरमेंट देख के, तो लोगों का पेनिट्रेशन बढ़ेगा, इंश्योरेंस की ओर लोगों का देखने का ये बढ़ेगा। अभी मेजरली लोग डर के मारे नहीं खरीदते। मैं खुद, मेरे साथ 2 बार रॉन्ग सेलिंग हो गई है, बट लकीली मुझे उसका थोड़ा नॉलेज था तो मैंने वो रिवर्ट कर लिया। 1 महीने पहले ही जो उसका वेटिंग पीरियड, उसके पहले ही मैंने वो कैंसल करके ले आया, लेकिन रॉन्ग सेलिंग बहुत मेजर प्रॉब्लम है इंश्योरेंस में। आज जब टेक्नोलॉजी इस लेवल की है, फिर भी जो हेल्थ इंश्योरेंस या फिर बाकी जो इंश्योरेंस हैं, उनको क्लेम करने में पेपर वर्क इतना क्यों होता है? टेक्नोलॉजी देखिए अभी आई है, मतलब आप पिछले 5 साल में बोल सकते हो टेक्नोलॉजी आई है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा सेक्टर है। जैसे आप देखिए, कोई भी देश जो होता है 3-4 सेक्टर पे चलता है। एक होता है आपका मार्केट होता है, जैसे सेबी है अपना जो मार्केट पूरा मैनेज करती है। फिर बैंक्स होते हैं जिसको आरबीआई मैनेज करता है। फिर आता है इंश्योरेंस, इंश्योरेंस को आईआरडीए मैनेज करता है। तो बहुत बड़ा सेक्टर है और इंडिया जैसी कंट्री में 150 करोड़ लोगों में इतना बड़ा सेक्टर है जिसको आप डिजिटलाइज़ करने की कोशिश कर रहे हो, पॉसिबल नहीं है। दूसरा प्रॉब्लम है कि स्टेक होल्डर बहुत होते हैं। स्टेक होल्डर मतलब हॉस्पिटल है, पेशेंट अलग है, हमारे जैसे थर्ड पार्टीज़ कंपनी, कंसल्टेंसी कंपनीज़ है, फिर इंश्योरेंस कंपनी है, टीपी है, जीआईसी है। तो इतने सारे लोगों को एक स्टेज पे लाना इतना आसान नहीं है। लेकिन अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने आभा जो लॉन्च किया है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, एबीडीएम बोलते हैं हम उसको। एबीडीएम के अंडर में गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही है। गवर्नमेंट ने अभी 1 साल पहले एबीडीएम लॉन्च किया। उसके अंडर में उन्होंने आभा आईडी लॉन्च किया। आभा आईडी मतलब आपका आधार कार्ड जैसा है। जैसे हर इसको एक आधार कार्ड का आईडी है यूनिक, वैसे आपके हर आदमी को एक यूनिक आईडी मिलेगा। पूरा हेल्थ। हेल्थ आपको आइडेंटिफाई कर लिया। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने एक एनएसीएक्स करके प्लेटफ़ॉर्म लॉन्च किया है। उसको
हेल्थ एक्सचेंज भी बोलते हैं हम लोग। तो अब उसमें क्या होगा, गवर्नमेंट ट्राई क्या कर रही है कि सारे जो स्टेक होल्डर है जितने मैंने नाम लिया, उन सबको इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से कंपल्सरी आपको कनेक्ट कनेक्ट करना करवाना पड़ेगा। पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, जो हम खुद भी कर रहे हैं, ठीक है। और जो भी डेटा जाएगा, मान लीजिए पेशेंट हॉस्पिटल में आया, पेशेंट ने अप्लाई किया ट्रीटमेंट के लिए, और पेशेंट को XYZ, अभी करंटली हम लोग कैसा करते हैं, पेशेंट अगर बजाज का है तो हम सीधा बजाज को डॉक्यूमेंट भेजते हैं, बजाज क्या करता है, अप्रूवल देता है। अब ऐसा नहीं होगा, अगर आपका बजाज का पेशेंट आया तो आप डॉक्यूमेंट NSEX को भेजोगे, एक्सचेंज को भेजोगे, एक्सचेंज वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके बजाज को भेजेगा, बजाज अप्रूवल देगा तो वो डायरेक्ट हमें नहीं देगा, वो एक्सचेंज को भेजेगा, एक्सचेंज हमें भेजेगा, तो सारा डेटा एक्सचेंज के थ्रू ही जाएगा। उससे क्या होगा कि एक स्टैंडर्ड बनेगा पूरे कंट्री में काम करने का, और उसी स्टैंडर्ड में पूरा प्रोसेस होगा, तो तब पूरा सिस्टम डिजिटलाइज होगा। अब क्या हो रहा है, हमारी ऐसी कुछ कंपनियां जो डिजिटलाइज करने की कोशिश कर रही है, लेकिन मुझे अगर पूरा सिस्टम डिजिटल करना है, मैं चाहता हूँ जैसे हमने ट्राई किया कि कोई भी पेशेंट आए, कौन सी भी कंपनी का है, उसको क्लेम प्रोसेस करने के लिए हॉस्पिटल को मैनुअल काम नहीं करना पड़ेगा, उसके लिए हमने सिस्टम बनाया। लेकिन वो सिस्टम इंश्योरेंस कंपनी के साथ भी हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। 60 इंश्योरेंस कंपनी है, 30 इंश्योरेंस, 30, उसमें से 10 देने के लिए तैयार है, उनका इंटीग्रेशन API 10 देने के लिए तैयार नहीं है, तो आप चाह के भी नहीं कर सकते डिजिटल, ठीक है। लेकिन जब गवर्नमेंट आया, अब गवर्नमेंट आने की वजह से हमें वो कंपनी के पास जाने की जरूरत ही नहीं है API के लिए, हम सीधा एक्सचेंज से कनेक्ट करेंगे, तो पूरा सिस्टम डिजिटलाइज होगा, लेकिन टाइम लगेगा। तो इस तरीके से, लेकिन अभी भी इसलिए पेपर वर्क की ज़रूरत है, जब तक पूरा जो NSEX प्लेटफॉर्म है पूरा डेवलप होके सारे स्टेक होल्डर वहाँ पे नहीं आ जाते। तो ये कम से कम 5-6 साल और लगेंगे या 10 साल लगेगा। मैड सॉल्यूशन ने पेपर वर्क को कितना रिड्यूस किया है ना हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम्स में? मेरे जितने भी सेंटर है, मैं जहाँ भी काम करता हूँ, वहाँ पे पेपर वर्क हमने ज़ीरो कर दिया, ऑलमोस्ट ज़ीरो, मतलब एक भी पेपर हम लोग यूज़ नहीं करते। पहले क्या होता था कि जब भी पेशेंट आएगा, पहले तो कंपनियों के, सारे कंपनियों के अलग-अलग प्री-ऑथ फॉर्म होता है, उसको आपको प्रिंट निकालना है, ठीक है? 10 कंपनी है तो 10 प्री-ऑथ हैं, 60 कंपनी 60 प्री-ऑथ। उसके डिक्लेरेशन फॉर्म हैं, उसके बाद पेशेंट के OPD, ये डिटेल, वो डिटेल, सब आप प्रिंट निकालते हो। अब हमने इसको क्या किया है कि आप सिस्टम, पेशेंट आया, सिस्टम में डेटा एंटर करो, सिस्टम ऑटोमैटिकली डिजिटल प्री-ऑथ भर के बाहर निकालेगा, तो उसको प्रिंट करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, वो आपका डिजिटल फॉर्म में आ गया, क्योंकि आपने भरने के बाद भी आपको स्कैन करके कंप्यूटर में ही डालना था, तो पहले ही कंप्यूटर में आ गया। सेम डेटा डिक्लेरेशन में भी लगता है। अब टाइम क्या जाता था कि ये डिक्लेरेशन भी वही नाम लिखो, ये लिखो, वो सब टाइम जाता है। डिक्लेरेशन भी 1 मिनट में जनरेट हुआ। तो सारा डेटा जो है, जो हम लोग पहले मैन्युअल करते थे, वो हमने पूरा डिजिटल जनरेट करना स्टार्ट कर दिया। उस वजह से, मतलब एक भी, पहले हम लोग एक पेशेंट के लिए 100-100 प्रिंट्स निकालते थे, आज हम लोग एक भी प्रिंट नहीं निकालते। मतलब हमारे ऑफिस के, मेरे जहाँ पे क्लाइंट है, वो सारे प्रिंटर्स पड़े हुए हैं और हम लोग वो प्रिंट्स यूज़ ही नहीं करते, अभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। डेटा वहीं बनता है सिस्टम में और सीधा डेटा कंपनी को चला जाता है, कंपनी भेजती है, वो हमारे पास आता है। तो प्रिंट्स की ज़रूरत ही नहीं है, ज़ीरो रिक्वायरमेंट फॉर प्रिंट्स। तो इसलिए हमने ऑलमोस्ट ज़ीरो कर दिया है प्रिंट्स पूरा। तो जब आपने ये कंपनी स्टार्ट की, तो क्या ऐसा पेन पॉइंट लगा आपको पैशन का कि मुझे ये स्टार्ट करनी है? देखो, जैसे मैंने बताया कि मैंने 1.5 साल हॉस्पिटल में काम किया है, ठीक है? तो मुझे इसका नॉलेज अच्छा था, मतलब मुझे अच्छे से आता था कि कैसा होता है, क्या होता है। बट बहुत बार ऐसे मैंने देखा है कि पेशेंट को, जैसे मैं बता रहा हूँ, पेशेंट को 2-2 दिन रुकना पड़ता है, ठीक है? वो उसको अप्रूवल नहीं आला है। मैं जहाँ काम करता था, वहाँ पे मैं बहुत जान लगा के काम करता था कि अभी कोई पेशेंट को जाना है घर, तो मैं पूरा पीछे लग जाता था कि इसका अप्रूवल आना चाहिए, जल्दी जाना चाहिए। हर जगह आप ऐसा नहीं कर सकते ना, हर जगह आप नहीं रह सकते हो। लेकिन आप उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना सकते हो, स्टैंडर्ड ये बना सकते हो। तो ये एक प्रॉब्लम था कि पेशेंट का ये था, अप्रूवल्स में बहुत दिक्कतें आती थी, अप्रूवल सही नहीं आ रहे हैं। उसके बाद बहुत बार ऐसा होता है कि मान लीजिए 5 लाख के क्लेम है, तो बहुत बार ट्राई ऐसा होता है कि 5 लाख के 5 लाख निकाल लिए जाए। तो ये भी एक गलत प्रोसेसिंग होती है। तो वैसा सब मुझे लगा कि ये हम लोग आराम से इसको ठीक भी कर सकते हैं, तो हमने स्टार्ट किया काम 1-2 जगह पे, और हमने फिर ये जो होता है रेट लिस्ट, उसको स्टैंडर्डाइज़ करना शुरू किया। पहले ऐसा होता था कि जैसे आपके पास पेशेंट आया, आप कोई भी रेट पे 1 लाख, 2 लाख, कुछ भी रेट पे भेज देते थे। कुछ भी अप्रूवल आ जाता था, पैसे आ जाते थे। अब हमने स्टार्ट किया कि जो एग्रीड रेट है उसी पे काम करना है। एग्रीड रेट से क्या होता है कि आपका रेट्स भी सही जाता है, क्वेरीज़ भी नहीं आती है पेशेंट को छुट्टी भी जल्दी मिल जाती है,
और हॉस्पिटल को जितना अमाउंट अप्रूवल पे आए उतना पैसा भी आ जाता है। तो मेजरली 2-3 ऐसे पॉइंट्स थे जो मेरे पेन पॉइंट नहीं बट मेरे दिमाग में चलते रहते थे कि ये सॉल्व क्यों नहीं हो रहा है, ये सॉल्व क्यों नहीं कर सकते हम। तो जब मैंने काम शुरू किया तो मैंने इसको सॉल्व करना शुरू किया और जितना हमसे हो सका हमने उसको सॉल्व किया। एज ए एंटरप्रेन्योर आपके लिए जर्नी कैसी रही? मतलब लगा कि हाँ, इससे क्या सीखने को मिला एज ए एंटरप्रेन्योर एज ए एंटरप्रेन्योर? तो देखिए सीखने के लिए बिजनेस का कैसा होता है कि आपको जैसे बिजनेस हर दिन अलग है आपके लिए, हर दिन आप नई चीज सीखते हो। जॉब अगर आप कर रहे हो तो आपका एक स्पेसिफिक पैटर्न है, ये आपको करना है, खत्म। बिजनेस में क्या होता है, आप ही सेल्समैन हो, अगर आपने शुरू किया आप ही सेल्समैन हो, आप ही रिसेप्शनिस्ट हो, फिर आप ही कॉल सेंटर पे कॉल उठाओगे, आप ही पिच करने जाओगे, फिर आप ही पूरा डिजिटल सिस्टम बनाओगे। तो आप एकदम वर्सेटाइल चीज़ में आ जाते हो कि सब आपको ही करना है इनिशियल फेज ऑफ लाइफ में। तो उससे आपको एज़ अ स्किल सेट बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलती है। इनिशियली बहुत कुछ जैसे मैंने स्टार्ट किया तो मैं ही पिच करने गया था। तो मुझे पिचिंग आती है बहुत अच्छी। मैं किसी को भी अच्छे से कन्विंस कर सकता हूँ। तो वो मुझे सीखने को मिला। उसके बाद हमने अकाउंट्स आपको बहुत अच्छे से सीखने को मिलता है। फिर जब हमने प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टार्ट किया तो पूरा प्रोडक्ट कैसे बनता है स्क्रैच से लेके, वो मुझे बहुत अच्छे से आता है। तो एज़ अ जर्नी अगर आप बोलोगे तो मतलब बहुत अच्छी है। आपको बहुत कुछ एज़ अ नॉलेज उसमें मिलेगा। लेकिन अप्स एंड डाउन्स भी बहुत आते हैं। जैसे आप लायबल हो आपके स्टाफ को सैलरी देने के लिए, तो आपके अकाउंट में उतना पैसा होना चाहिए। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आपके एम्प्लॉयी को कुछ लेना-देना नहीं है उस चीज़ से। वो भी बेचारा काम कर रहा है, तो आपको वो सोचना पड़ेगा कि आपके अकाउंट में कम से कम 3 महीने का पैसा होना चाहिए। तो ये सारी बातें मैंने सीखी ये बिज़नेस में। ऐसा भी हुआ कि हमारे अकाउंट में पैसा ही नहीं है, तो अब लेकिन सैलरी तो देनी है, तो बाहर से पैसा लाया या किसी से माँग के लाया, फिर वो सैलरीज़ निकाली। तो ऐसा भी हुआ है और ऐसा भी बहुत कुछ ऐसा आपको सीखने को मिलता है एज़ अ जर्नी। जब आप किसी को पिच करते हो, तो एक पिच करने का सही तरीका क्या होना चाहिए? हर किसी का एक तरीका है। मेरा क्लियर फंडा है कि मैं एकदम रियलिस्टिक पिच करता हूँ। फैंसी स्पीच मुझे आती नहीं है और मैंने ना कभी फैंसी स्पीच दी है। मतलब मैं कभी कुछ स्पीच बना के दिमाग में या कहीं लिख के मैं कभी नहीं गया। मैं सीधा जाके जो है बताता हूँ। तो मेजरली क्या होता है कि मैं जाके अपना बता देता हूँ कि देखो ये हम लोग काम करते हैं और ये हम आपके लिए कर सकते हैं। ऐसा बहुत बार होता है कि क्लाइंट कुछ और भी डिमांड करता है कि ऐसा नहीं ऐसा करो। नहीं हो सकता तो हम ना बोल देते हैं कि नहीं होगा। हो सकता है तो हम हाँ बोल देते हैं। उसको उसके लूपहोल भी बता देते हैं कि हाँ, यहाँ आप गलत हो रहे हो, यहाँ आप सही हो। तो क्लाइंट्स को क्या है ये चीज़ें अच्छी लगती हैं कि ये बात सही कर रहे हैं, घुमा-फिरा के नहीं। अगर आप हर चीज़ हाँ, हाँ बोल रहे हो, तो उनको भी समझ में आता है कि आप कहीं न कहीं उनको फँसाओगे या कहीं न कहीं गलत तरीके से करोगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप रियलिस्टिक रहो, जो है वो बताओ, सिंपल। अगर जो क्लाइंट नहीं आया, तो मान लो आपका क्लाइंट था ही नहीं कभी, वो आता भी तो 2 महीने में चला जाता। और मान लो अगर क्लाइंट आया ये सारी बातें सुनने के बाद भी, तो वो आपका ज़िंदगी भर का क्लाइंट है। मेरे पास आज भी ऐसे क्लाइंट हैं जो डे 1 मेरे पास आए थे, वो आज भी मेरे पास है। क्यों? क्योंकि जो सच है वो बताया। और अगर मैं घुमा के बात करता, तो हो सकता है पहले ज़्यादा होते बाद में कम हो जाते। बट वैसा नहीं है, क्लाइंट बढ़ते ही गए क्योंकि पिच मैंने हमेशा जो है वो बताया। सिंपल रखो, जितना आप अच्छे से बता सकते हो, लेकिन रियलिस्टिक रखो। कोई गलत ये मत बताओ क्लाइंट को, क्योंकि कल ना परसों वो पता चल जाएगा और वो क्लाइंट आपका फिर कभी नहीं बनेगा लाइफ टाइम में। तो पिच आपका सही होना चाहिए, एकदम रियलिस्टिक होना चाहिए, तो आप इज़िली क्लाइंट ला सकते हो। मैं अगर 10 पिच दूँगा तो मैं 8 क्लाइंट लेके आता हूँ। ऐसा मेरा आज का रेशो है, तो अच्छा रेशो है मेरे ख्याल से। अभी जो हम हेल्थ सेक्टर के अराउंड बात करें, जी। तो अभी ऐसे कौन-सी इश्यू हैं, तो उस मास ऑडियंस की प्रॉब्लम सॉल्व करके हम उसके अराउंड एक बिज़नेस बना सकते हैं? इश्यूज़ तो बहुत हैं, जैसे इश्यूज़ अगर माने जैसे मैंने बताया कि फ़ॉल्स सेलिंग ऑफ द इंश्योरेंस पॉलिसी, ये एक इश्यू है। फिर होता है कि क्लेम्स में टाइम बहुत कंज़्यूम होता है, वो एक इश्यू है। फिर टेक्नोलॉजी के बहुत से पॉइंट है लेकिन टेक्नोलॉजी कहीं सॉल्व कर रही है, कहीं नहीं कर पा रही है। तो मेजरली अभी क्या प्रॉब्लम है कि बहुत लोग मतलब जैसे बहुत हॉस्पिटल है जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं, हर हॉस्पिटल का रेट अलग है। तो बेस्ट मुझे क्या लगता है कि सबसे बढ़िया आपका पॉलिसी सेलिंग अगर आप करोगे, मतलब अभी इंडिया में देखिए आपको अगर मैंने बोला कि इंश्योरेंस खरीदना है तो आपको क्या दिमाग में आता है? कितने कंपनीज़ आप जानते हो जो पॉलिसी बेचती है? एक ही कंपनी है पॉलिसी बाज़ार।
इसके अलावा मेजरली आपको कोई कंपनी नहीं पता, या तो इंडिविजुअल कंपनीज अपनी-अपनी पॉलिसी बेचती है, तो एग्रीगेटर अपने पास एक ही है। और उसमें भी जैसे मैंने बताया कि रॉन्ग सेलिंग होती है, ये होता है, पता नहीं रहता। तो अगर आप राइट सेलर हो, तो आप एक बहुत अच्छा बिज़नेस बना सकते हो। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को जान के, अगर आपने वो राइट तरीके से सेल किया और सेल करने के बाद भी जब उसको ज़रूरत है एक्चुअली में, जब एक्चुअली में वो क्लेम कर रहा है, तब अगर आप खड़े हो, तो आप वो एक बहुत बड़ा बिज़नेस बना सकते हो। कि बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब कि आपने पॉलिसी बेची, उसके बाद मानो उसको 2 साल बाद क्लेम है, तो अगर आप वहाँ पे खड़े हो, तो पेशेंट आपका वो जो पॉलिसी होल्डर है, वो कभी आपकी पॉलिसी ये नहीं करेगा, रिन्यू करता ही रहेगा वो हमेशा। तो ये मुझे सेक्टर थोड़ा ठीक लगता है कि इसमें आप कर सकते हो। बाकी मेजरली सारी जगह आप देखो टेक्नोलॉजी वाले आ चुके हैं, और सब जगह जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ भी टेक्नोलॉजी डाल के कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसका कोई आउटपुट नहीं है, एट द एंड पैसा बर्न करके वो लोग बंद हो जाएँगे। बट जो एक्चुअल ज़रूरत है पेशेंट को असली पॉलिसी बेचना, एक सही अमाउंट पे ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, सही टाइम पे वो घर जाना चाहिए। ये सारी बातें हैं जो बेसिक नीड है। आप बेसिक पे भी ध्यान दोगे, तो भी वो एक बहुत अच्छा बिज़नेस बन सकता है मेरे ख्याल से। एआई इसमें हमारी हेल्प कर सकता है? मतलब आप जो बिज़नेस अभी कर रहे हो, आपकी जो कंपनी है, उसमें हम एआई इंटीग्रेट करके कुछ और इम्प्रूव कर सकते हैं हाँ, और उसको एआई तो एफिशिएंट बना सकते हैं? यस, एआई तो है, हमारे इसमें भी है। एआई, एमएल के सिवा आप नहीं कर सकते। तो मेजरली जैसे कि आप जो फॉर्म्स भरते हैं, तो एआई क्या होता है, धीरे-धीरे ट्रेन होता है। सिस्टम्स हमारे भी वैसे ही बने हुए हैं कि आप उनको जो चीज़ें रिपिटेटिव होती है, वो ट्रेन होता है धीरे-धीरे, और उसको पता है कि ये इसका ये यहाँ पे ये चीज़ आनी चाहिए। या मान लो कि आपका क्लेम्स का प्रोसेस है, जैसे एक फॉर्म है, एक एक्सवाईज़ेड कंपनी को एक्सवाईज़ेड डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है ही है। तो कुछ दिन बाद वो समझता है कि ये कंपनी अगर आती है, तो ये डॉक्यूमेंट माँगना ही माँगना है। ऐसे आप एआई को ट्रेन करके यूज़ कर सकते हो, या जो भी अंडरराइटिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जब पॉलिसियाँ लिखी जाती है, तब मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा एआई यूज़ होता है। हमारे यहाँ पे भी कुछ-कुछ जगह पे हमने इम्प्लीमेंट किया है कि इस एआई सिस्टम्स को, जिससे और ईज़िली हम लोग पेशेंट को या हॉस्पिटल को मदद कर पाएँ। तो एआई इज़ मेन प्लेयर इन द बिज़नेस। हेल्थ सेक्टर एज़ ए बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा है? मतलब ये तो हम बात करें बाकी सेक्टर्स के, जैसे फूड इंडस्ट्री है, ट्रैवल इंडस्ट्री है, वैसे ही हम हेल्थ इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो डिपेंड्स ऑन कि आप जैसे हेल्थ इंश्योरेंस भी है, जैसे फूड का भी ले लो या हेल्थ का भी, तो आप कौन से जगह पे बैठे हो। जैसे अगर आप हॉस्पिटल हो, तो आपके लिए बिजनेस अलग है। अगर आप इंश्योरेंस कंपनी हो तो अलग है, टीपीए हो तो अलग है, कंसल्टेंट है तो अलग है। लेकिन एज ए सेक्टर आप बात करोगे तो सेक्टर बहुत अच्छा है। सबसे पहले तो नोबल सेक्टर है। नोबल सेक्टर में आप लोगों की मदद कर रहे हो, उसमें कि कोई भी आप काम कर रहे हो, हॉस्पिटल है या टीपीए है, आप पेशेंट को ही सर्विस दे रहे हो। तो ये एक सैटिस्फाइंग पॉइंट है कि वह हम अच्छा काम कर रहे हैं, या पेशेंट के लिए काम कर रहे हैं जो पहले से कोई दर्द में है। तो वो एक आपका प्लस पॉइंट है। दूसरा है कि एज़ अ सेक्टर बहुत बड़ा है। जैसे 150 करोड़ लोग हैं, उसमें अगर आप सेक्टर वाइज़ देखोगे तो हर कोई कभी न कभी हॉस्पिटल जाता ही है, 100%, अगर 100 करोड़ भी लोग हैं तो। तो सेक्टर तो बहुत बड़ा है, नो डाउट सेक्टर इज़ बिग। बट जैसे पॉलिसी, जैसे मैं बोला था कि पॉलिसी पेनिट्रेशन कम है देश में। तो मान लीजिए 20-25 ही करोड़ लोगों के पास पॉलिसी है, तो पेनिट्रेशन कम है, उस हिसाब से बिज़नेस कम है, ठीक है? लेकिन अगर आप हॉस्पिटल हो, तो आपके लिए पूरा मार्केट खुला है। आप कौन से स्टेक पे बैठे हो, उस हिसाब से आपके लिए बिज़नेस है, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि बहुत अच्छा बिज़नेस है। आप एज़ अ सेक्टर वाइज़ बूम सेक्टर है, मतलब बहुत अच्छे से आप सर्विसेज़ दे सकते हो, कोई भी तरीके की, या टेक्नोलॉजी बेच सकते हो, और उसकी ज़रूरत है मार्केट में। आपने बताया आपकी कंपनी प्रॉपर बूटस्ट्रैपिंग कंपनी है, जी, जी। तो आपको एज़ अ फंडिंग और बूटस्ट्रैपिंग दोनों में क्या प्रो एंड कॉन्स दिखते हैं? फ़र्क क्या है? बूटस्ट्रैपिंग में क्या होता है कि आप खुद के पैसे डाल के पूरा बिज़नेस बनाते हो, सब करते हो। तो बूटस्ट्रैपिंग का क्या होता है कि आपको लिमिटेशन भी है, कि आपके पास फंड नहीं है। अगर आपको कुछ बड़ा लॉन्च करना है, या आप मान लीजिए कोई बड़ी कंपनी आपके टक्कर में आ गई, तो आपके पास पैसा नहीं है उससे टक्कर देने के लिए, तो आप पीछे रह जाओगे, ठीक है? ये एक प्रॉब्लम है। बट फ़ायदा ये है कि आपको कोई सुबह उठा के आपको कोई दौड़ा नहीं रहा है, कि नहीं ये वाले क्वार्टर में कैसे का बिज़नेस कम आया, या बहुत बार ऐसा होता है कि पूरा जो आपका मोटिव है, जिस मोटिव से आपने काम शुरू किया, वो ही चेंज करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि प्रॉफ़िट नहीं आ रहा है। तो आपका मेन जो इंटरेस्ट है, जिस वजह से आपने कंपनी खड़ी की,
वही आपका चला गया कि नहीं ऐसा नहीं हो रहा है तो ऐसा करो, तो आपको इन्वेस्टर की बात सुननी पड़ती है, इन्वेस्टर आपके पीछे लग जाते हैं, तो ये एक कौन है कि आपका बहुत प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप बूटस्ट्रैप में ही हो और आपको अपने तरीके से कंपनी चलानी है, स्लो ग्रोथ आपको चलती है, बहुत दौड़ना नहीं है, तो बूटस्ट्रैप बहुत अच्छा है। मतलब मैं खुद बूटस्ट्रैप पे काम कर रहा हूँ और मैं आराम से शांति से अपना जो करना है, मेरा जो टारगेट है उस हिसाब से हम लोग काम करते हैं। फिर भी ईयर ऑन ईयर वी आर एट 40% ग्रोथ, जो कि कोई खराब नहीं है। बट ऐसा हर कंपनी के लिए लागू नहीं है। मतलब मुझे लगता है सर्विस बिजनेस जो है, कोई भी सर्विस बिजनेस आप बूटस्ट्रैप चालू कर सकते हो, कोई भी प्रोडक्ट बिजनेस आप बूटस्ट्रैप नहीं चालू कर सकते, क्योंकि अगर आपको प्रोडक्ट जैसे पेंसिल का अगर आपको प्रोडक्ट करना है तो पेंसिल के लिए आपको प्लांट लगाना पड़ेगा, कुछ तो होगा, कुछ तो बेसिक कॉस्ट आपकी आएगी जो हायर साइड होती है हमेशा। तो आप कौन सा चालू कर रहे हो उसके ऊपर है। दूसरा है कि फंडिंग में आपके फायदे भी है, नुकसान भी है। फंडिंग में क्या होता है, आपके पास पैसा बहुत आता है, अगर आपको ये पता नहीं है कि उस पैसे का यूज़ कैसे करना है, तो एट द एंड ऐसा हो जाएगा कि सारे पैसे बर्न कर दोगे आप और हाथ में आपके कुछ भी नहीं लगेगा, इन्वेस्टर भी आपके पीछे पड़ जाएगा, अगर आपको नहीं पता है तो। लेकिन अगर आपका नॉलेज है, आपको पता है उसका यूज़ कहाँ करना है, किस तरीके से करना है, तो आप फंड लेके एक्चुअली में अच्छा बिज़नेस खड़ा कर सकते हो, ठीक है? एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप अभी टाटाज़ के बिज़नेस ले लो, सारे फंडेड ही है, कहीं न कहीं से फंड आया है गवर्नमेंट से और सारे अच्छे चल रहे हैं। आपका मोटिव क्या है दैट मैटर्स, बूटस्ट्रैप है या फंडिंग है, नहीं। एक स्टेज पे आपको फंडिंग की भी ज़रूरत पड़ती है, एक स्टेज पे आपको बूटस्ट्रैप भी काम करना पड़ता है। तो दोनों के अपने-अपने फ़ायदे हैं, नुकसान है, बट आप दोनों ऐसे ही नहीं लेके चल सकते कि सिर्फ़ मैं बूटस्ट्रैप करूँगा या सिर्फ़ फंड। अभी हम लोग बूटस्ट्रैप है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि लाइफ़ टाइम हम बूटस्ट्रैप ही रहे। एक स्टेज आएगा कि हमें लगेगा कि हमें फंड लेना चाहिए, तो विल टेक कि जैसे हमें आज तक ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमारे सारे प्रोडक्ट जो भी बने कंपनी के फंड से बन गए। हमें पैसे की ज़रूरत नहीं थी और हमें वो पैसे लेके कुछ करना नहीं था। मतलब इन्वेस्टर आए, इन्वेस्टर ने हमें अप्रोच किया सामने से, बट हमने कभी उठाया नहीं, कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वी आर ट्राइंग टू लॉन्च इन अदर कंट्रीज़, तो अगर उस टाइम पे हमें ज़रूरत पड़ी तो डेफिनिटली विल टेक द फंड्स। जैसे हम फंड ले लेंगे तो हमारे पीछे कोई एक हमें काम करने के लिए पुश करने के लिए कोई होगा, तो हमारी ग्रोथ रेट ज़्यादा होगी, रादर देन कि हम बूट स्ट्रैपिंग कर रहे हैं तो हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है और हम अपनी पेस पे काम कर रहे हैं। करेक्ट। तो कई बार उसका ये भी तो एक फायदा है, बेनिफिट है कि आप फंड ले रहे हो तो आप अपने इसलिए मेजरली ऐसे बोला जाता है कि आप जब फंड उठाने जाते हो, तो आपका इन्वेस्टर कौन है वो बहुत मैटर करता है। जैसे कि आप जब भी कोई इन्वेस्टर कोई कंपनी में इन्वेस्ट करने जाता है, तो पूरा उसका स्टडी करता है वो कि कंपनी क्या करती है, कौन-कौन उसके फाउंडर है, फाउंडर रिलेशन क्या है, उसके बाद में इक्विटी डाइल्यूशन कैसा हुआ है, उसके बाद पूरा मतलब ड्यू डिलिजेंस जो होता है वो पूरा होता है, मतलब ए टू ज़ेड आपका पूरा बैंक स्टेटमेंट सब चेक होते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है और तब वो डिसाइड करता है कि इस कंपनी में मुझे इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि फाउंडर जो होते हैं, जिनको पैसा उठाना है, वो कभी अपने इन्वेस्टर के बारे में स्टडी नहीं करते, कभी नहीं करते। लेकिन आपको करना चाहिए कि आपका इन्वेस्टर कैसा है, उसने पुरानी कंपनियों को किसी को गड़बड़ या परेशान किया है क्या? वो कैसा इन्वेस्ट करता है, आपको पुश करता है तो कैसा करता है? अगर आपने ये स्टडी नहीं किया, उसको आपके सेक्टर का नॉलेज है क्या? अगर वो आपके बोर्ड पे आता है तो कंपनी को कुछ एक्चुअली में फ़ायदा हो जाए अदर देन मनी, ये अगर चीज़ें आपने स्टडी नहीं की और आपने गलत इन्वेस्टर लाया, तो वो आपका बिज़नेस को बंद कर देगा, सिंपल। क्योंकि उसको चाहिए, उसने जो पैसा डाला है उसका 5x या 10x रिटर्न चाहिए उसको, ठीक है? लेकिन अगर एक अच्छा इन्वेस्टर है, जिसको लगता है कि मैं कुछ वैल्यू भी ऐड कर सकता हूँ, अगर ऐसा इन्वेस्टर आप लाएँ, तो मदद के सिवाय आप एक मेंटर भी ला रहे हो बिज़नेस में, जो आपको अपने नॉलेज के साथ आगे बढ़ाने में मदद करेगा। पुश करना और खाईने धकेल देना फ़र्क है। पुश करने वाला अच्छा इन्वेस्टर है दैट विल पुश यू कि चलो आगे बढ़ो, लेकिन नहीं हुआ तो आपको मदद भी करेगा, गाइड भी करेगा, आपको मोटिवेट भी करेगा। लेकिन जो दूसरा है वो आपको खाई में धकेल देगा कि अब मैंने धकेल दिया, अब तुम ऊपर कैसे आना है ये देखो। तो दैट इज़ व्हाई एक अच्छा इन्वेस्टर ढूँढना भी बहुत ज़रूरी है। आपके सेक्टर का होना चाहिए, उसको नॉलेज होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, ऐसा हुआ है हमारे साथ भी, हमने बहुत बार इन्वेस्टर आए तो हमने उसका लेकिन स्टडी किया। हमें राइट नहीं लगा तो हमने कभी फंड लिया नहीं और अच्छे भी आए, बट तब हमें फंड की ज़रूरत नहीं थी, तब हमने तब फंड नहीं लिया। तो लकीली हमें फंड की ज़रूरत नहीं पड़ी इतने टाइम में। बट आप ले सकते हो अगर आपके पास इन्वेस्टर अच्छा है और आपका टाइम वो है जो आपको लगता है कि अभी मुझे इन्वेस्टमेंट लेनी चाहिए। इंडिया में अभी स्टार्टअप कल्चर डेवलप हो रहा है, आपको लग रहा है? हाँ, बहुत हो रहा है। इंडिया में अगर आप देखोगे
अभी 45,000 या 50,000 स्टार्टअप रजिस्टर्ड है। तो हम अगर स्टार्टअप के हिसाब से बात करें तो मुझे लगता है वो पूरी दुनिया में हम थर्ड रैंक है, यूएसए और शायद चाइना के बाद में हम लोग थर्ड हैं, जो सबसे ज़्यादा स्टार्टअप है हमारे पास में, जो स्टार्टअप कल्चर बिल्ड हो रहा है। और पहले ऐसा होता था कि अगर आपने बोला कि मैं अपना कुछ करने वाला हूँ, अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूँ, तो लोग बोलते थे कि ये डूबेगा, पक्का डूबेगा ये, जॉब कर लो कोई अच्छा हो जाएगा। लेकिन आज उनको अच्छे से देखा जाता है, स्टार्टअप को एक अच्छे तरीके से देखा जाता है और एक जो फाउंडर है उसको भी एक अच्छे नज़रिए से देखा जाता है। तो मुझे लगता है कि कल्चर डेवलप हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है और गवर्नमेंट भी इसमें बहुत इनिशिएटिव ले रही है। गवर्नमेंट के कई सारे स्टार्टअप के लिए प्रोजेक्ट्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है, स्टेट गवर्नमेंट चलाती है, फिर डीपीआईआईटी चलाता है। तो ये राइट टाइम है अगर आपको कोई स्टार्टअप लॉन्च करना है, आपके दिमाग में अगर कोई आइडिया है, तो मुझे लगता है दिस इज़ द राइट टाइम। मार्केट में पैसा भी है, इन्वेस्टर आर रेडी टू इन्वेस्ट। तो इंडिया में बहुत अच्छा कल्चर है मुझे लगता है स्टार्टअप के लिए आज की डेट में। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमें सिर्फ बेचना है, हमें कुछ वैल्यू ऐड नहीं करना है सामने वाले के में, और जो हमारी एक गलत अप्रोच होती है। इस अप्रोच को हमें कैसे चेंज करना चाहिए जहाँ हमारी स्टार्टअप कल्चर है वो और ज़्यादा बूम होगा? जहाँ पे भी आपको ऐसे लग रहा है कि बस हम बेच रहे हैं। देखिए, आप जब भी स्टार्टअप करते हो या जनरली कोई भी कंपनी आप जाओ, उसकी वेबसाइट पे जाओ, उस पे लिखा होता है अबाउट अस, एम, आवर गोल, ठीक है? तो अगर आपका कोई एम नहीं है आपकी कंपनी का, उसको कोई गोल नहीं है, मोटिव नहीं है, तो आप अपनी टीम को क्या बोल के मोटिवेट करोगे कि हम क्यों कर रहे हैं काम? ठीक है? जैसे आप कर रहे हो, आपका कोई मोटिवेशन है कि हमें लोगों तक स्टोरी लानी है, अच्छे लोगों की या जो भी है। अगर वो मोटिवेशन ही नहीं है तो आप अपनी टीम को क्या बताओगे हम क्या कर रहे हैं, ठीक है? क्यों कर रहे हैं? उसका कोई रीज़न ही नहीं है आपके पास। तो अगर सिर्फ़ बेचना है, उसको कोई मोटिव ही नहीं है, क्यों बेच रहे हैं? जैसे साबुन भी जो कंपनी बेचती है, उसका एक मोटिव है कि लोगों को नहाना होता है, ये होता है, तो एक अच्छी हाइजीन आएगी कंट्री में, साफ-सफाई रहेगी, तो ये एक मोटिव है। तो अगर वो नहीं है, तो कोई भी मुझे नहीं लगता कि कोई भी स्टार्टअप लॉन्ग रन जा सकता है या कोई भी कंपनी लॉन्ग रन जा सकती है। एट वन स्टेज आके वो बंद पड़ जाएगा, ठीक है? तो अगर आप एक अच्छे फाउंडर हो, अच्छे ये हो, तो डेफ़िनेटली आप ये बात सोचोगे कि आपका मोटिव क्या है, आपने वो क्यों शुरू किया है, उसका लॉन्ग रन गोल क्या है और आपको सिर्फ़ बेचना नहीं है, आपको वैल्यू ऐड करनी है। चीज़ें एट एट द एंड बेचनी होती है, पेंसिल भी आप बेच ही रहे हो, लेकिन उसमें वैल्यू ऐड क्या हो रही है, ठीक है? वैल्यू ऐड मतलब क्या है कि आप उसका यूज़ क्या है? अगर यूज़ केस सही है, तो आप वैल्यू ऐड कर रहे हो। यूज़ केस को भी वैल्यू ऐड बोल सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं कि कुछ एक्स्ट्रा ही आपको देना है, ऐसा नहीं है। जो दे रहे हो वो भी सही होना चाहिए। तो वो अगर सही है, तो मुझे लगता है आप वैल्यू ऐड कर रहे हो कस्टमर के लिए और अगर आप कस्टमर के लिए वैल्यू ऐड कर रहे हो, तो आउटपुट आपको मिलेगा। किसी भी स्टार्टअप को बनाने में कभी 1 साल, 2 साल ऐसे तो लगता नहीं है। मतलब कई बार होता है, बहुत सारे स्टार्टअप होते हैं जो बहुत अर्ली एज में बहुत बूम कर जाते हैं, बहुत हाई वैल्यूएशन ले लेते हैं। लेकिन हर स्टार्टअप के साथ ऐसा नहीं है। करेक्ट। तो कई बार आप कोई स्टार्टअप करते हो, आप उसमें हासिल कर रहे होते हो, स्ट्रगल कर रहे होते हो और आपको बहुत सारा डर होता है कि मैं इसमें सक्सेस होऊँगा या नहीं होऊँगा। उसके बावजूद आप अपनी फैमिली में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते हो। हाँ, तो वो आपके लिए कितना पेनफुल रहता है। एज़ अ फाउंडर देखिए, कोई भी जॉब है, जैसे फाउंडर को बोला जाता है कि इट्स अ लोनली जॉब, ठीक है? बहुत सी चीज़ें हैं। एक ऐसी कहावत है कि एट द टॉप जब आप होते हो तो आप लोनली होते हो, एट टॉप इट्स लोनली। कोई भी इसके टॉप पे हो, तो आप अकेले ही खड़े हो। 2 लोग तो खड़े नहीं रह सकते ना, 2 है मतलब आप टॉप पे नहीं गए। तो ये तो बात लागू है। अब कोई भी बात जो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ करना चाहते हो नॉर्मल ज़ोन से बाहर जाके, तो देयर इज़ अ हाई चांस ऑफ फेल्योर, वो तो होगा ही, ठीक है? लेकिन उसका वर्थ अगर आउटपुट सही निकला तो वो अच्छा भी आ सकता है और देयर इज़ अ चांस कि अगर आप फेल हो गए, 99% चांस होता है कि आप फेल हो गए, तो कंट्रीब्यूशन भी है। और कोई भी इसमें जॉब में ले लीजिए, बिज़नेस में ले लीजिए, कहीं भी इनिशियल फेज़ में तो बहुत स्ट्रगल होता है। जॉब का तो ठीक है कि आपने जॉब कर लिया, आपको सैलरी आ रही है। बिज़नेसेस में हाई चांस है कि फेल्योर है और उस टाइम पे ऐसा हो सकता है कि यू कांट कंट्रीब्यूट इन द फैमिली। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है। अगर दे आर सपोर्टिंग, दे आर अंडरस्टैंडिंग योर गोल, तो अच्छी बात है। नहीं है तो आपको बहुत प्रॉब्लम है और कंट्रीब्यूट अगर आप नहीं कर पा रहे हो, तो ऑलरेडी आपको अंदर से अपने आप को आप खा रहे होते हो कि आपका दिमाग आपको परेशान कर रहा होता है रात को कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, आपसे हो नहीं रहा है, हो नहीं रहा है। उसमें भी लोग आपको अगर बोल रहे हैं, जैसे दोस्त लोगों ने आपको सपोर्ट नहीं किया, तो भी आपको और आपका दिमाग पहले ही मान रहा होता है कि मैं गलत कर रहा हूँ।
अगर 4 लोग और बोल दिया आपको, जैसे घर वालों ने बोल दिया, फैमिली ने, दोस्तों ने, तो आप मान जाते हो और आप गिव अप कर देते हो। लेकिन उल्टा अगर वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि कोई बात नहीं, ट्राई करो, दोस्त कह रहा है ट्राई करो, तो आपको वो मोटिवेशन मिलता है। तो मुझे लगता है कि सब में फैमिली इज़ प्राइम, फैमिली, दोस्त, आपका सर्कल कैसा है वो बहुत मैटर करता है। अगर आपका सर्कल बहुत अच्छा है, दे नो व्हाट आर द चैलेंजेस कि कैसा जाना चाहिए, देयर इज़ अ चांस ऑफ फेल्योर, फिर भी आपको पुश कर रहे हैं, तो आप आगे जा सकते हो। अगर आपने अपना सर्कल गलत बनाया है, तो आप अच्छा भी काम कर रहे हो तो भी आप फेल हो जाओगे। क्योंकि आपके दिमाग को चैलेंजिंग बात नहीं बोल रहे। तो इस वजह से मुझे लगता है कि कंट्रीब्यूशन इज़ अ पार्ट, बट अगर आपने ट्राई ही नहीं किया तो एक नॉर्मल कंट्रीब्यूशन ही आप कर पाओगे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो आप कर नहीं पाओगे। तो इट्स ओके, मतलब वो दर्द आपको लेना चाहिए अगर आप करना चाहते हो कुछ तो। जैसे आपने बताया कि आपने अपनी बहन की शादी में सिर्फ 500 रुपए भेजे थे। हाँ। तब आप उस फीलिंग को कैसे कंट्रोल कर पा रहे थे कि मैं अपनी घर की चीज़ों में और कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा हूँ? देखो ऐसे एक माना जाता है, जैसे कि अभी तक फैमिली को ऐसे पापा लोग चलाते हैं कि जैसे पापा ही पूरा मैनेज कर रहे हैं, ये हो रहा है। जब आप बड़े लड़के बन जाते हो, जैसे एल्डर सन हो आप फैमिली के, तो आप चाहते हो कि आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, और अगर आप नहीं ले पाते हो तो आपको वो पेन है, क्योंकि आप नहीं कर पा रहे हो जो करना चाहिए आपको। तो वो दर्द हमेशा था, लगता था कि नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ, और मुझे लगता था कि मैं कुछ करूँगा तो ये जो प्रॉब्लम है या जो भी सिचुएशन है उससे मेरी फैमिली बाहर आ जाएगी। तो इनिशियली बहुत लगा मुझे, 4 साढ़े 4 हज़ार पे तो आप क्या ही भेज पाओगे, 500 रुपए वगैरह। उस टाइम पे फिर मुझे पता था, दिमाग में पहले से भी पता था कि कुछ तो करना ही पड़ेगा, आप ऐसे तो नहीं रह सकते ना, और खोने के लिए भी कुछ नहीं था। बट फिर उस दिन मुझे लगा कि कुछ तो डिसीजन लेना चाहिए, कि ऐसा तो अब लाइफ टाइम नहीं चला पाओगे ना, कि और अभी जैसे मैं 1 साल काम किया, मैं 4,000 से स्टार्ट किया, 1 साल बाद मुझे 500 रुपए का इंक्रीमेंट मिला। और 2 साल करता तो मैं 5,500 होते, 500-500 पकड़ के, तो कितना ही सैलरी आपको मिल जाएगा। तो उस टाइम फिर डिसीज़न लेना ज़रूरी था। लाइफ़ में ऐसे बहुत मौके आपके आएँगे कि जब आपको डिसीज़न लेना पड़ेगा, कि सारा रास्ता आपका स्ट्रेट नहीं होगा। कभी 2 चीज़ें इधर-उधर, कभी लेफ्ट में जाना है, राइट में, तो आपको कहीं न कहीं चौक में खड़े रह के डिसाइड करना पड़ेगा कि अब आप लेफ्ट जाने वाले हो या राइट जाने वाले हो। अगर आप राइट चले गए तो आपको पता है कि फिर वापस आके लेफ्ट जाना पॉसिबल नहीं है। और लेफ्ट चले गए तो फिर वापस आके राइट नहीं जाओगे। तो ऐसे मौके आएँगे लाइफ में, आपको डिसीज़न बनाना पड़ेगा। तो मुझे लगा कि कोई ऑप्शन ही नहीं था, तो मैंने कर दिया रिज़ाइन, रिज़ाइन किया, फिर मैंने अपना काम शुरू किया, तो उसका फ़ायदा अच्छा ही हुआ। मतलब एट द एंड आज मैं अच्छे से कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूँ, जो मुझे करना था दिल से। बट हाँ, उस टाइम पे मुझे लगता था कि इट्स वेरी प्रॉब्लमैटिक। क्या वही मोमेंट था जब आपने ये सोचा कि लाइफ में अब तो कुछ चेंज होना चाहिए? ऐसे बहुत बार आए, हर बार मैं सोचता ही था कि कुछ चेंज आना चाहिए, आज भी लगता है कि और कुछ करना चाहिए, चेंज आना चाहिए। बट वो एक मोमेंट था जब मैंने रिज़ाइन करने का सोचा, कि बहुत दिन से मैं सोच ही रहा था कि मुझे कुछ करना है अलग से। आई वाज़ ट्राइंग, मतलब मैंने बहुत से कोशिशें की, ऐसा नहीं कि नहीं किया। मैंने कोचिंग क्लास चालू करने की कोशिश की थी, उसके बाद मैंने कुछ बुक्स भी लिखे थे, उसका मुझे कोई बेनिफिट ज़्यादा नहीं मिला। फिर उसके बाद मैंने कुछ 1-2 स्टार्टअप, जब वो तो वर्ड तब था भी नहीं स्टार्टअप, बट मुझे पता है आज उसको स्टार्टअप बोल सकते हो। तो ऐसे 2-3 आइडियाज़ भी मैंने किसी को पिच किए, वो भी नहीं चले। बीच में मैंने थोड़ा-सा राइटिंग मेरा अच्छा था, तो मैंने 1-2 डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म्स भी लिखने की कोशिश की, जिसका भी रिस्पॉन्स आया, प्लस माइनस था, क्योंकि इस फ़ील्ड में आपको आगे जाने में बहुत टाइम लगता है। तो वो आप बोल सकते हैं कि वो ऐसा मोमेंट था जहाँ पे मुझे लगा कि लेट्स क्विट दिस एंड डू समथिंग फॉर फैमिली और मेरे खुद के लिए, तो मैंने वो स्टार्ट किया फिर। जब हम कोई कंपनी स्टार्ट करते हैं तो एक सही तरीका है जो टीम बिल्डअप करने का और टीम को सही से मैनेज करने का, उसके लिए कोई हैक्स हैं जो हमें और एफिशिएंट टीम बना के दे सकते हैं? टीम का कैसे होता है, जैसे मैं मेरा बता सकता हूँ। मेरा कॉल होता है कि आप थोड़े टैलेंटेड कम रहे तो चलेगा, आपको थोड़ा कम, मतलब सिखाना पड़ा तो भी चलेगा, लेकिन आप एक अच्छे इंसान होना ज़रूरी है, ठीक है? जब आप स्टार्टअप चला रहे होते हो तो आपके पास इतना पैसा नहीं होता कि आप बहुत कोई हाई पोस्ट के लोगों को हायर कर पाओ, उनकी सैलरी आप मैच नहीं कर पा रहे। तो डेफ़िनिटली आपको फ्रेशर को लेना पड़ेगा, और फ्रेशर को लोगे तो आपको उनको बिल्ड करना पड़ेगा, ग्रूम करना पड़ेगा, ठीक है? तो फ्रेशर आपने लिया, अगर आप उसको ग्रूम करोगे, ठीक है? तो सबसे पहले अगर वो सही बंदा नहीं है, आपने सही आदमी चूज़ नहीं किया है, आपकी रॉन्ग हायरिंग हुई है, तो आपका पैसा
लॉस हो जाएगा। और स्टार्टअप के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो 10 लॉन्ग हायरिंग करके वापस से बिल्ड करे। तो आपको पहले ही टाइम पे राइट हायरिंग करनी पड़ती है। तो राइट हायरिंग का एक सिंपल हैक मैं ऐसे देखता हूँ कि आदमी अच्छा होना चाहिए। अगर आदमी अच्छा है तो वो रिस्पॉन्सिबल भी ऑटोमेटिक ही निकलेगा। वो अपनी फैमिली के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, तो कंपनी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगा और समाज के बारे में भी सोचेगा। तो उसको ये बात बताना बहुत आसान है कि हम लोग एक कंपनी चला रहे हैं, स्टार्टअप है तो उसमें ये दिक्कतें हैं और स्टार्टअप है तो उसके एक चैलेंजेस भी है और हमारा गोल क्या है, व्हाट इज़ द गोल वी आर लुकिंग फॉर, ये साल में या ये क्वार्टर में या ये वीक में। और इस सब में एक कंपनी जो होती है वो कभी अप होता है, कभी डाउन होता है। तो ये सब बात वो अगर अच्छा एम्प्लॉयी है तो वो समझ सकता है। आपके अप्स एंड डाउन्स भी समझता है और वो उस तरीके से अपना पुश भी करता है। अभी मेरी जो टीम है उसे मुझे ये बताना नहीं पड़ता कि ये महीने अपना सेल कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है। बिना बताए वो समझ जाती है कि हमें क्या करना है या फिर ये महीने क्लाइंट को कोई दिक्कत हुई है क्या? तो बिना बताए वो लोग समझते हैं क्योंकि लोग अच्छे हैं। हमने वो ढूँढ-ढूँढ के निकाल के उनको हायर किया है। अगर इसी में टीम खराब होती तो वो क्या करेगा, अपना काम करेगा, नहीं करेगा, ऐसे ही छोड़ देगा। अगर ऐसे लोग आपने हायर किए तो बेस स्टार्टअप कल्चर में या बेस जब आपका बन रहा होता है कंपनी का, तो इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि आप इसको लंबा खींच पाओ। बड़ी कंपनियों में चल जाता है क्योंकि बड़ी कंपनियों के पास पैसा भी बहुत होता है और अच्छे स्केल के लोग भी होते हैं, तो 2-4 लोग खराब निकले तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे आप एक-एक बंदे की सैलरी गिन के चला रहे होते हो, एक-एक दिन आप गिन रहे होते हो, तो अच्छे लोग हायर करना बहुत ज़रूरी है। थोड़े कम होशियार रहे चलेगा, आप उनको सिखा सकते हो क्योंकि आप एक्सपर्ट हो, आपको आता है इसलिए आपने काम शुरू किया है। आप उनको काम सिखा सकते हो, बट अच्छाई आप किसी को सिखा नहीं सकते। तो मुझे लगता है कि अच्छी टीम, अच्छे लोग लेना बहुत ज़रूरी है, तो आप आगे बढ़ सकते हो आराम से। जब आप प्रॉपर डे 1 से ये सोच के कर रहे हो कि इसको मुझे कंपनी बनाना है या बड़े स्केल करना है, तो आई थिंक वी शुड ब्रेनस्टॉर्मिंग अ पर्टिकुलर आइडिया और कम से कम मैं बोलूँगा कि अगर आप एक आइडिया को लॉन्च करने वाले हो, कम से कम 1 महीना तो लो। एक बेसिक 1 महीना, 3 महीने मैं बोलने वाला था, 3 ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं बोलता 1 महीना लो। 1 महीना आप ये सोचो कि आपका ये बिज़नेस चल गया, आपने ये बिज़नेस डाला। अब आप ये सोचो कि आज आपने ये बिज़नेस शुरू किया, इमेजिनेशन में, और फिर आज से क्या-क्या हुआ, ठीक है? फिर आपका पहले महीने का सेल कितना हुआ, क्या होगा? तो जब आप एक फाइनेंशियल मॉडल में बिठाना शुरू करते हो चीज़ें, तब आपको रियल आंकड़े समझ में आते हैं। बिज़नेस जो है वो आंकड़ों का गेम है, मैथमेटिक्स का गेम है कि कितना आपने सामान बेचा, कितने का बेचा, कितना पैसा अंदर आया, उसके बाद उसमें कितना आपने इन्वेस्ट किया या फिर कितना सैलरीज़ गई, ये गया, वो गया और एंड में बचा कितना आपके पास। तो ये आंकड़े अगर आपने डालना शुरू किया और वो आंकड़े अगर आपको इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, मैच कर रहे हैं, तो आप वो बिज़नेस चालू करिए। बहुत बार हमें आइडिया इंटरेस्टिंग लगता है, बस सिर्फ आइडिया इंटरेस्टिंग लगने से नहीं होता, आंकड़े भी इंटरेस्टिंग होने चाहिए, है ना? तो ये लोग भूल जाते हैं। मतलब मुझे दिन में पचासों आइडिया आते होंगे, 10 साल में मेरे पास कितने लोग आए होंगे एज़ अ इन्वेस्टर अप्रोच करके, या कितने लोग इसलिए आए होंगे कि आप हमारे इन्वेस्टर बनो, कितने लोग अपनी आइडियाज़ लेके आए होंगे कि ये बिज़नेस में आप इन्वेस्ट करो या ये हम आइडिया कर 10 साल में मैंने कभी कोई बिज़नेस में ये नहीं किया, मुझे जब तक लगा नहीं। हाँ, जब मुझे लगा कि ये हो सकता है, जब हमारे आँकड़ों में लगा कि ये आँकड़े सही है, तब हम लोगों ने उसमें काम किया और उसका फ़ायदा हुआ, वो कभी लॉस में नहीं गया। ऐसा नहीं है कि कभी नहीं गया, 1-2 ऐसे भी हुए कि जो लॉस में गए, बट हमारा जो रेशो है वो बहुत अच्छा है। आप नवोदय से पढ़े हैं, तो हम थोड़े नवोदय के बारे में बात करते हैं। जी, जैसे हम बात करें तो नवोदय ने आपकी लाइफ में क्या चेंज किया? करेक्ट। तो नवोदय ने चेंज किया, मतलब मैं बोलूँगा कि नवोदय ने ही मुझे बनाया है, ऐसे बोल सकते हैं। क्योंकि अगर मैं नवोदय में नहीं होता, तो शायद मैं पता नहीं क्या कर रहा होता या मज़दूरी कर रहा होता, आई डोंट नो। क्योंकि मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है, मतलब मेरे घर पे तो रहने को जगह नहीं है, खाने को पैसे नहीं है, भूखा रहना पड़ा है, ऐसा मतलब बहुत प्रॉब्लम्स थे जो एक बचपन में आपके हो सकते हैं या गरीब फैमिली में जितने भी होते हैं। तो इस टाइम पे आप जब ये सोच रहे होते हो कि शाम को खाने में कुछ मिलेगा कि नहीं, तो उस टाइम में आप एजुकेशन का नहीं सोच सकते। आपके पास 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो खाने के बारे में सोचे या तो ये। तो मुझे लगता है कि अगर मैं नवोदय नहीं गया होता तो मैं पढ़ ही नहीं पाता इतना। मैं शायद कुछ पढ़ के 6वीं या 8वीं 10वीं पढ़ के कहीं काम पे चला जाता, कहीं क्लर्क बन जाते या कुछ बन जाता। लेकिन नवोदय ने एक चीज़ रखी कि आप बस पढ़ाई करो, आपको खाने का टेंशन नहीं है, आपको कपड़ों का टेंशन नहीं है, चप्पल सब आपको मिल रहा है फ्री में। तो आपको बस पढ़ना है, अगर आप होशियार हो तो आप बस पढ़ो। तो नवोदय ने वो मुझे प्लेटफ़ॉर्म दिया।
सबसे इम्पोर्टेंट तो वो मुझे प्लेटफॉर्म वहाँ पे मिला जहाँ सीबीएसई लेवल का एजुकेशन मुझे तो मेरी फैमिली ऑफर्ड ही नहीं कर पाती, तो वो मुझे दिया उन्होंने। फिर वहाँ मुझे दोस्त मिले, उसके बाद हमारे टीचर इतने अच्छे थे। नवोदय छोड़ने के बाद मैंने इंजीनियरिंग में भी ऐसे टीचर नहीं देखे, जितने टैलेंटेड वो थे और जितना मैं बोल सकता हूँ कि जितना वो अपने स्टूडेंट को जितना अपनापन जितना रखते थे वो करते थे। अपने साथ। बहुत से टीचर ने मुझे बोला कि जितना हम लोग अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखते, उससे ज़्यादा तो हम आपके साथ ही रहते हैं। तो वो भी मुझे पता है। तो मैं बोलूँगा कि जो भी है नवोदय की वजह से है। एंड नवोदय का कोई बेस्ट मोमेंट, कोई ऐसा मोमेंट जो आपको आज आप आप शेयर किसी करना को भी पूछोगे नवोदय का बेस्ट मोमेंट होगा उसका एडमिशन, क्योंकि एडमिशन नहीं होता तो हम नवोदय नहीं होते। मतलब मैं आज जिसको भी ये स्टोरी बताता हूँ जो नवोदय के बाहर है कि हमारे नवोदय ऐसे था, या फिर 4 अगर नवोदय वाले मिल जाए बात करें और 5वां नवोदय वाला नहीं हो, तो उसको 10 मिनट बाद जेलसी फील होना शुरू होती है कि मैं क्यों नहीं गया था। तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ लाइफ वी हैव स्पेंट इन द नवोदय। तो मुझे लगता है कि मतलब बेस्ट मोमेंट होता है जिस दिन शायद मेरा सिलेक्शन हो गया, वरना उससे बढ़िया चीज़ मेरे लाइफ में कुछ हुई है ऐसा मुझे लगता ही नहीं है। नवोदय में जब हमारा एडमिशन होता है उसके बाद हमारा एक इमेजिनेशन स्टार्ट होता है कि ऐसी बिल्डिंग होगी, ऐसा फील्ड होगा, हम ऐसे रहेंगे, ऐसे खाना खाने जाएँगे। इवन दो वी डिडंट हैव एन आइडिया अबाउट कि कैसा होगा वहाँ। तो आपका क्या इमेजिनेशन था? मेरा मैं बताता हूँ आपको, देखो कंडीशन बहुत हमारी खराब थी फाइनेंशियल। तो मैं टीवी देखता था ना, तो टीवी में जो अगर खाने की ऐड है तो मुझे लगता था कि टीवी में हाथ डाल के अगर ये निकाल लो, तो आपको खाने को मिल जाए तो कितना बढ़िया है। मैं तो ये सपना देखता कि एक पूरा बिस्किट का पूरा अगर आपको अकेले खाने मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। उस टाइम पे आप ये सोचते हो। तो जब नवोदय हुआ और मुझे बताया कि आपको सब फ्री में मिल रहा है, बोला कि 2 टाइम खाना मिल रहा है तो उससे बढ़िया का इमेजिनेशन ही नहीं था। मैं यही सोचता था कि चलो अब तो टेंशन नहीं है। बट ये नहीं पता था कि इतना सब होगा, कि मैं पढ़ूँगा, कुछ नहीं पता था। उस टाइम मुझे पता ही नहीं था कि होता क्या है। गाँव से नवोदय कम से कम आपको 5 घंटा लगता है, ज़्यादा ही लगता है। तो बाइक से जाने के लिए मिलता था, मतलब मुझे एडमिशन के टाइम मामा बाइक से लेके जाते। तो वो भी मेरे लिए एक फैंटेसी थी कि चलो बाइक पे इतना दूर बैठ के मैं जा रहा हूँ। क्योंकि मैं कभी बैठा नहीं था, उतनी दूर मैं कभी गया नहीं था। तो नवोदय का इमेज बाद में जब मैंने पहली बार एंट्री किया वो गेट, फिर इतना बड़ा ग्राउंड जाते ही फिर नवोदय, तो एक अलग ही मतलब वो इमेज कभी जाएगी नहीं दिमाग से। बट हाँ, फैंटेसी अलग थी, पढ़ने की तो फैंटेसी थी नहीं बिल्कुल। ये थी कि सब खाने को मिलेगा, फ्री में रहने को मिलेगा और कोई रोकेगा नहीं, आपको यहाँ घर पे टाइम पे आना है, ये करना है। कोई रोकता नहीं है आपको, कितना खेलना है खेलो ऐसे। बाद में पता चला कि ऐसा नहीं है, वो टीचर आपसे बराबर पढ़ाई करवा लेते हैं, तो ठीक। मेरा नवोदय में सिलेक्शन हुआ, तो उससे पहले मेरी ऐसी स्टोरी थी कि मैं क्रिकेट बहुत खेलता था छोटे पे भी। सो घर पे बहुत पिटाई होती थी, तो पढ़ना है, खेलना नहीं है इतना ज़्यादा वगैरह, ठीक है। तो मेरे स्कूल से जहाँ मैं पढ़ता था, वहाँ से ये मेरे एक दोस्त था, मतलब क्लासमेट ही था, वो क्लासमेट की सिस्टर का नवोदय में सिलेक्शन हुआ था। जी। तो उसने बोला कि नवोदय में तो क्रिकेट के बैट वगैरह कितने निकालो, लेके जाओ, खेलो खूब सा, कोई मना नहीं करता और वहाँ अच्छे-अच्छे बैट होते हैं। मैं यहाँ खेलता था, हमारे पास कोई एक अच्छा बैट नहीं होता था, तो ऐसे ही लकड़ी का बना के खेलते रहते थे। तो ठीक है, फिर क्या था, फिर वही इमेजिनेशन स्टार्ट कि ऐसे बहुत बड़ा-सा ऐसे कोई स्टोर है, उसमें से बहुत सारे बैट रखे हैं। फिर क्या, सबको छोड़-छाड़ के तैयारी पे लग गए। फिर रात-दिन पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं और सिर्फ बैठ सिलेक्शन के सिर्फ़ इसलिए कि क्रिकेट खेलने के लिए मिले। खेलने को मिला, क्रिकेट होता है। खेलने को मिलेगा और मतलब पापा वगैरह कुछ बोलेंगे नहीं, वहाँ कौन देखेगा, खूब सा खेलेंगे। सो ये मेरा मोटिवेशन था नवोदय में जाने के लिए। नहीं, मुझे जब किसी ने बताया कि अगर नवोदय में आपका सिलेक्शन होता है तो आपको खाना, रहना सब फ्री में मिलेगा, तो मुझे फिर वो इंटरेस्ट आया। तो मैंने जैसे बताया मैं पेपर-वेपर बाँटता था, तो पेपर पढ़ता भी था मैं। तो मैंने 1-2 बार पेपर में ऐड देखी थी कि इसका नवोदय में सिलेक्शन हो गया, तो मैंने रोज़ पेपर पढ़ना स्टार्ट किया। मैं रोज़ पेपर देखता था, जब रिज़ल्ट आने लग गए। नाम आता ही नहीं था मेरा। बाद में मुझे पता चला अभी मतलब कुछ साल पहले कि नाम वो देते नहीं है। नाम जो कोई सिलेक्ट हुआ तो स्कूल देती है या माँ-बाप खुश होके देते हैं। मुझे लगा नवोदय वाले ही नाम देते हैं, तो मेरा नाम आ ही नहीं रहा है। तो मैं रोज़ पेपर देखता था। बाद में मुझे पता चला कि ऐसा नहीं होता है। वो आपको लेटर भेजेंगे और आपकी स्कूल दे सकती है नाम चाहे तो। तो ऐसा भी मेरा एक टाइम गया है उसमें। कि मतलब बहुत जगह सोच रहे थे कि आएगा, आएगा, आएगा। हाँ, तो नवोदय में ऐसे हम पूरे 7 दिन होते हैं, तो मतलब 7 दिन में आपको ऐसा कौन-सा डे लगता था जो बहुत मस्ती करने के लिए था, बहुत फ़ेवरेबल डे होता था? सबका एक ही दिन है संडे।
ठीक है, संडे से बेस्ट कोई दिन नहीं था नवोदय में, क्योंकि देखो नवोदय का भी एक शेड्यूल था कि सुबह उठना है, फिर आपको एक्सरसाइज करनी है, उसमें कोई आपका कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, फिर टाइम पे आपको रेडी होना है, खाना खाने जाना है, पूरा एक शेड्यूल फिक्स था। इसमें सबसे फ्री डे कोई था तो संडे, जिस दिन आपको उठना नहीं है, कितने भी बजे उठो, नहाने जाओ, फिर आराम से नाश्ता करने जाओ, फिर जो स्टडी हो रही है उसमें भी कोई पढ़ नहीं रहा है। तो बेस्ट दिन मुझे लगता है, मतलब मुझे पर्सनली तो संडे पसंद था। हमारा सैटरडे, सैटरडे इवनिंग में जैसे होता है ना, उस दिन रेमेडियल भी नहीं होती थी, नाइट स्टडी भी नहीं होती थी। वो नाइट से सैटरडे से शुरू हो जाता है वो, कि सैटरडे से मजा आना शुरू होता है और संडे संडे खत्म खत्म हो होते रहा है होते टेंशन आना शुरू है। टेंशन, कल फिर जाना है। यस, इट्स तो अ फिर पार्ट। हम तो बस गए, कपड़े वपड़े डाले, ड्रेस व्रेस हो जल्दी से, मतलब 8th पीरियड चल रहा होता था तभी फिक्स हो जाता था कि कौन सी क्लास से मैच होगा हमारा क्रिकेट का। तो हमारी, जब हम कोई होती तो हमारे सीनियर, हमारी क्रिकेट की टीम बहुत अच्छी थी हमारे स्कूल में। जैसे हम लोग 8th क्लास में थे, 11th क्लास से मैच हो रहे होते थे हमारे, और 10th वाले वगैरह, क्योंकि उनको लगता था इनके साथ खेलने में अच्छा लगेगा। तो बहुत, मतलब तो सैटरडे को खूब सा मैच खेलते थे, और संडे को कुछ जाना नहीं होता था। तो संडे को भी सुबह उठ के करो, या फिर थोड़ा लेट सो गए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, रात में काम कर रहे हैं कुछ भी, तो मतलब बहुत मजा आता था। तो मतलब मेरे केस पे बोलेंगे तो मुझे तो सैटरडे बहुत अच्छा लगता था। सैटरडे, मेरा क्या था, मैं स्पोर्ट में इतना ये नहीं था, मतलब मैं करता था, खेलता था, वॉलीबॉल खेलता था, थोड़े 2-3 गेम में खेलता था, बट मुझे स्पोर्ट में से ज़्यादा मुझे घूमना पसंद था। तो मैं नवोदय छुट्टी है, तो मैं पूरा नवोदय घूमते रहता था, कभी लाइब्रेरी चला गया, कभी वहाँ से कहीं चला गया, फिर हॉस्टल चला गया, बस घूमते रहता था, मज़ा आता था मुझे उसमें। तो स्पोर्ट में 1-2 ही खेलता था, ज़्यादा नहीं। नवोदय में आपका कोई बेस्ट फ्रेंड? मैं 2 नवोदय में रहा हूँ, चंद्रपुर में मैंने 5 साल बिताए। तो मैं दोनों के बताता हूँ, जैसे चंद्रपुर में मेरा 2-3 लोग तो थे, तो बेस्ट एक अमर कराड़े करके था। तो हम लोग लास्ट बेंचर थे, ऑलवेज लास्ट बेंचर। तो आखिरी बेंच पे बैठो और हम लोग, क्लास चल रहा है, हमें पीछे बैठ के कॉमिक्स बुक पढ़ते रहते थे या कुछ करते रहते थे। इवन मैं 1-2 क्लास में मैं कैप्टन भी था, छठी में वगैरह। तो टीचर का होता है कि कैप्टन को फर्स्ट बैठना चाहिए, फर्स्ट बेंच पे बैठना चाहिए। तो बस उस पीरियड के लिए मैं पहले आके बैठता था। जैसे ही वो पीरियड खत्म हुआ मैडम का, मैं लास्ट जाके बैठता था। तो ऑलवेज़ मेरा लास्ट बेंच फिक्स था। तो एक अमर मेरा दोस्त था, फिर एक प्रीतम करके एक मेरा दोस्त था, जो अभी कॉन्टैक्ट में दोनों ही नहीं, मतलब अमर है, वो अभी उसने वो डॉक्टर बन गया है, एमबीबीएस, एमडी उसने कर लिया है। और उसके बाद मैं आया भुसावल नवोदय में। भुसावल में फिर मुझे दोस्त मिले, जैसे मेरा बेस्ट फ्रेंड था योगेश था, योगेश गौड़ी। फिर एक रूपेश मोदेकर था। तो अब वो मेरे लाइफ टाइम दोस्त बन गए। वो पुराने नवोदय के थे, वो चले गए, वो छूट गए, मतलब होता ही है, टाइम के साथ आपके दोस्त थोड़े पीछे छूट जाते हैं, आप नहीं रह पाते हो उनके साथ। लेकिन ये दोस्त ऐसे है कि फिर हम लोग साथ में ही बैठते थे योगेश्वर में, हम लोग साथ में ही हमने पूरा अपना टाइम शेयर किया, हम लोग साथ में डिसाइड करते कि टॉप करेंगे, ये करेंगे, करते नहीं थे वो बात अलग है। और रूपेश हमारे पीछे बैठता था, तो वो भी कुछ जोक मारा, और लास्ट बेंचर थे वहाँ भी हम लोग। तो क्लास चल रहा है, हम लोग अपना अलग जोक मार रहे हैं, ये वो कर रहे हैं। तो फिर जब नवोदय खत्म हुआ उसके बाद भी हमने अपना साथ में टाइम बिताया। तो बेस्ट फ्रेंड अगर बोले तो योगेश मेरा बेस्ट फ्रेंड है। नवोदय जैसे दोस्त बाहर बन पाते हैं क्या? मुश्किल है। देखो नवोदय का क्या है कि एक बेसिक चीज़ आपको पता है, बेसिक स्टैंडर्ड जो होता है, जैसे ब्रो कोड होता है, ब्रो का जो ब्रो कोड होता है, वो नवोदय का एक कोड है। आपको पता है कि क्या बात करनी है, किस लेवल पे डिस्कशन होगा, किस तरीके से बात होगी, और आपके पास टॉपिक्स भी होते हैं डिस्कशन के लिए, कि देखो ये हुआ था, याद है क्या तुझे, ये स्टोरी थी, वो थी। तो ऐसे बहुत है। और आपके जो असली दोस्त बनते हैं, तो वो स्कूल में ही बनते हैं, जो आपके हार्ट टू हार्ट कनेक्टेड होते हैं। कोई फाइनेंशियल क्राइटेरिया उसमें इन्वॉल्व नहीं होता। तो बाहर वो मुश्किल होता है। जैसे आपके ऑफिस में भी जो दोस्त बने, वो इसलिए बने कि आप प्रोजेक्ट में साथ में हो, उसका अगर वो प्रोजेक्ट छोड़ के चला गया तो आपका दोस्त नहीं है, या फाइनेंशियल कुछ ना कुछ कंस्ट्रेंट इन्वॉल्व होता है। ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, बनते ही नहीं है, बट 90% मुश्किल है, 10% है कि आपके बन सकते हैं। नवोदय में कोई ऐसे टीचर जिन्होंने आपको बहुत ही इंस्पायर किया हो, जिनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हो? एक्चुअली नवोदय कोई छोटा पीरियड नहीं, हम लोग 7 साल नवोदय में हमने साथ बिताया है। तो टाइम टाइम पे जो टीचर आते गए, जैसे सबसे पहले मैं जब नवोदय में गया, तो मेरे जो हाउस मास्टर थे, वो पराडे सर थे। तो वो बहुत अच्छे थे, मतलब एक आप नए जब छठी-छठी में आते हो तो बहुत छोटे होते हो, घर की याद आ रही होती है, रोते हो,
और आपको गद्दा भी ठीक से लगाना नहीं आता अपना, तो और गद्दा मिला नहीं तो और टेंशन, प्लेट पता नहीं आपको खाने की। तो उन्होंने बहुत हेल्प की, मतलब वो बहुत अच्छे से समझाते थे, प्यार से बात करते थे, तो अच्छा लगता था, तो मैं उनका नाम लूँगा। फिर मैं 6th में गया तो हमारी क्लास टीचर थी पलसापुरे मैडम। वो बहुत अच्छी थी, बहुत मराठी पढ़ाती थी, बहुत अच्छा पढ़ाती थी। जो पोएम्स होती है मराठी की वो गा के सुनाती थी, हम गाते थे। अभी रिसेंटली मैं रेलवे स्टेशन पे कहीं जा रहा था, तो वो मिली मुझे, मतलब मैडम दिखी मुझे, मैं मैडम को मिलने गया। तो मैडम को मैंने बोला कि आप मुझे पहचाने क्या? और मैडम ने कई स्टूडेंट को सिखाया होगा, बहुत सारे स्टूडेंट उनके हाथ से नीचे गए, उन्होंने मुझे पहचाना नहीं। आप तो अपने टीचर को याद रखते हो ना, टीचर आपको याद रखना चाहता है, बट वो रख नहीं पाता। तो वो भूल गई, वो मुझे बहुत बुरा लगा। फिर मैडम को मैंने याद दिलाया कि मैडम मैं आपकी क्लास का ये था, कैप्टन था, आपने ही मुझे बनाया था। फिर शायद उनको याद आया, उन्होंने मेरा नंबर लिया, मैंने उनका नंबर लिया, फिर मैंने कुछ दिन बाद उनको मैसेज भी किया, तो उन्होंने मुझे रिप्लाई भेजा कि हेलो सर ऐसा। बाद में मुझे याद आया कि मैडम चीज़ें भूल रही है, तो आप जब बड़े बन रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो ज़िंदगी में, तो आपके टीचर बूढ़े हो रहे हैं। तो मतलब तब आपको लगता है कि अब मतलब हो रही है आपके टीचर की उम्र हो रही है, तो मैं मतलब बहुत बुरा लगता है तब। तो मैंने मैडम को मैसेज भेजने ही बंद कर दिया, वो पहचान ही नहीं रही है मुझे, तो अब क्या कर सकते हैं। वो मैडम थी। उसके बाद हमारे जब मैं 8th या 7th में गया तो हमारे नीलगिरी हाउस के हाउस मास्टर थे वाघमारे सर, वो बहुत अच्छा थे, बहुत अच्छा इंग्लिश पढ़ाते थे। उसके बाद हमारे सोशल साइंस के सर थे त्रिवेदी सर, सोशल साइंस वो इतना अच्छा पढ़ाते थे कि ऐसे लग रहा है कि आपके सामने हो रहा है, तो वो एक सर थे। और उसके बाद एक मैडम थी हमारी किरण मैडम जो हिंदी पढ़ाती थी, बाद में उनका नवोदय में देहांत हो गया, तो वो एक बहुत अच्छी टीचर थी जो मतलब मुझे याद है। उसके बाद हमारे प्रिंसिपल थे के रमेश सर, पर्सनली उन्होंने मुझसे कभी बात नहीं की, प्रिंसिपल से बात करने की आपको कभी हिम्मत नहीं होती, और वो उनको साउथ से थे तो वो उनको बस इंग्लिश आती थी और मुझे इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी। लेकिन मैं उनको देखते रहता था कि कैसे वो खड़े रहते हैं, आइडियल की तरह आप देखते हो, आपके प्रिंसिपल है, टीचर्स है वो, तो वो एक थे जो मतलब रोल मॉडल की तरह मैं मतलब देखते रहता वो थे। उसके बाद मैं भुसावल आया, वहाँ पे एक सर थे हमारे कंप्यूटर के लीनेश सर करके, वो बहुत अच्छा कंप्यूटर पढ़ाते थे। तो मतलब उनकी वजह से मुझे लगता है कि मुझे कंप्यूटर में और इंटरेस्ट आया, मुझे पहले भी इंटरेस्ट था, बट उनके पढ़ाने के तरीके की वजह से मुझे बहुत इंटरेस्ट आया। तो वो एक सर है जो जिनको मैं याद करता हूँ कि बहुत बढ़िया थे। फिर एक अरुण तागड़े सर करके थे जो हमें साइंस पढ़ाते थे। वो बाद में जैसे मैं चंद्रपुर नवोदय से भुसावल आया, वो भी बाद में आए भुसावल में। वहाँ भी फिर मतलब हमारी बहुत अच्छी ये थी। वो भी बहुत अच्छे साइंस पढ़ाते थे। तो ऐसे बहुत सारे टीचर्स थे नवोदय में, जिन्होंने मतलब बहुत अच्छा ग्रो किया या जिनकी वजह से शायद हम लोग कुछ कर पाए लाइफ में। हमारे नवोदय में जब मैं गया नवोदय में, तो हमारे हाउस मास्टर होते थे मिस्टर शैलेंद्र पचौरी सर, साइंस पढ़ाते थे। उनके सब्जेक्ट को पढ़ के कभी ऐसा नहीं लगता कि एग्ज़ाम देने जाने से पहले मुझे नोट्स पढ़ने की ज़रूरत है। इतना अच्छा पढ़ाते थे सर, मेरे हाउस मास्टर थे। मेरी 2-3 बार पिटाई भी हुई, पर मैं 2-3 मतलब बार तो हमारी तो इतनी हुई है अ, कि आप मतलब बता नहीं पाओगे। ऐसे हॉस्टल के में रहता था, तो हॉस्टल में 1-2 बार साइन करने के चक्कर में, कभी किसी के चक्कर में, तब बुरा लगा। लेकिन मतलब मैं बहुत एप्रिशिएट करता हूँ सर को, सर अब इस दुनिया में नहीं है। मतलब हम जब 9th क्लास में आए थे, तो वो 6 में फिर 7th 8th आते-आते वो बहुत फ्रेंडली हो गए थे। हम मैच खेल रहे हैं साथ में, हाँ, मैच खेलने लेके जा रहे हैं पूरे हमारे हॉस्टल को। करेगी। तो जब हम 9th में आए, तब वो सर एक्सपायर हो गए। मतलब हार्ट अटैक का कुछ हुआ, मतलब बट मैं उनको बहुत मिस करता हूँ। नहीं, ऐसा होता है, जैसे मैंने जो किरण मैडम का नाम लिया वो बहुत अच्छी थी। मैं जैसे मैंने बताया था 8th में मैं 3 महीने जा ही नहीं पाया था क्योंकि जाने के लिए पैसे नहीं थे। तो मैं 3 महीने बाद गया अचानक, और 3 महीने बाद गया तो आप सोच सकते हो कि मैं कितना मेरा सिलेबस पीछे छूट गया होगा। तो वो हिंदी की मैडम थी, लेकिन वो बहुत अच्छे से मतलब उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, बताती थी ये वो, और मतलब बहुत अच्छी थी। बाद में जैसे उनका भी नवोदय में ही उनकी एक सर से मतलब नवोदय की टीचर से उन्होंने शादी की, बाद में नवोदय में उनके डेथ हो गई, बट बहुत अच्छी थी वो मैडम। जब हम नवोदय में थे, 7th स्टैंडर्ड में था, तब एक सर आए थे मैथ सर, बीपी त्रिपालु सर। मतलब ही इज़ अ आइडल फॉर मी। इतना अच्छा पढ़ाते थे, मतलब मैथ्स को प्रैक्टिकली। पहले कभी ऐसे ही पूरी क्लास को लेके गए ग्राउंड में जाके, और ग्राउंड में ट्रायंगल बनाना है तो ग्राउंड में बनाओ ले जाके। हाँ, इस पर्टिकुलर ये सेंटीमीटर है, इसको मीटर मानो, और इसको
ग्राउंड में बनाओ। उसको एक दीवार है, इसका सरफेस एरिया निकालो, मेजर करो, फिर सरफेस एरिया निकालो। एक CDS होता, क्लास डिस्कशन मेथड करके उन्होंने एक किया था, जिसमें उन्होंने क्लास को कई सारे ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। उसमें क्लास में आपके ग्रुप में लड़के भी रहते थे, लड़की भी रहती थी, और उनके जब स्टार्ट होता था पीरियड, तब सब लोग क्लास में सभी अपने ग्रुप में बैठते थे उनके पीरियड के लिए। और उन्होंने उस ग्रुप को इस तरीके से कंपाइल करके रखा था कि उसका जो कैप्टन होता था वो टॉपर होता था। टॉपर इन सेंस मतलब जो टॉप मार्क्स लाते थे लास्ट यूनिट टेस्ट में। फिर उस रेशियो में होता था कि उस ग्रुप में सबसे कमजोर भी बच्चा होता था, एवरेज बच्चा भी रहता था, और उसमें टॉपर भी बच्चा रहता था। तो उन्होंने उस तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूट करके रखा था। उससे मैथ्स में इतना इंटरेस्ट बढ़ गया था पूरी क्लास में कि हम लोग दूसरे सब्जेक्ट के पीरियड में भी मैथ्स पढ़ रहे हैं, और जो बच्चे बहुत कमजोर कमजोर से वो अच्छा करने लगे, क्योंकि कंपटीशन रख दी थी कौन ग्रुप जीतेगा। नाम ऐसे रखे थे, रामानुजम और आइंस्टीन ऐसे कर करके नाम रखे थे उन्होंने, अच्छे अच्छे नाम रखे थे ग्रुप्स के। फिर हमें कंपटीशन होता था ये इसका ग्रुप जीतेगा। अब क्या होता था, सर उसी को उठाते थे अधिकतर कि जो कमजोर कमजोर है बच्चा। थोड़ा सा। तो आपको उस ग्रुप में खुद नहीं समझना, आपको अपनी पूरी टीम को अच्छे से समझाना है। आप जान रहे हो इससे फर्क नहीं पड़ रहा है, तो उनको मतलब क्या होता, उस मेथड से ये हुआ कि आप जान रहे हो इससे ओके, तो आप नॉर्मल पढ़ रहे हो तो आप जान रहे हो, दैट्स इट, ओके। बट यदि आपको बाकी लोगों की भी अब केयर करनी है यदि आपके ग्रुप में, सबको बताना है। तो बहुत अच्छे मैथ्स में रिजल्ट आने लगे, और इंटरेस्ट रिजल्ट से भी ज्यादा इंटरेस्ट बहुत बढ़ गया मैथ्स में। तो होता ही है, मतलब हर स्कूल में ऐसे कुछ कुछ टीचर होते टीचर्स हैं होते हैं। जिनको आप हाँ नहीं बोल सकते हैं। बिल्कुल हाँ, तो सही बात मैं है। सर को पॉडकास्ट में बुला के बात करूंगा, मतलब वो मेरे आइडल हैं। और उसके अलावा मेरी एक प्रिंसिपल मैडम थी, श्रीमती सुमनलता द्विवेदी, वो हमारे टेन्योर में रही पूरे। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि नवोदय का वो गोल्डन टाइम था हाँ, हमारे लिए, आपके लिए। क्योंकि डिसिप्लिन तो नेक्स्ट लेवल का था मैडम का। हमें तब नहीं महसूस होता था, आज मैं कंपैरिजन करता हूँ मैम के समय से पहले, जब वो आई थी उससे पहले अपने नवोदय का जो डिसिप्लिन कंपैरिजन करता हूँ, तो तब मैं सोचता हूँ इट वाज अ गोल्डन एरा फॉर अस, और उस नवोदय के लिए डिसिप्लिन नेक्स्ट लेवल का। आज जो चीजें कई बार नवोदय में जाके मैं देखता हूँ कि ये चीज तो हो रही, मतलब आई कांट इमेजिन, ये मेरे समय में हो ही नहीं सकती, ये हो रहा है नवोदय हमारे, कैसे, हाउ कैन पॉसिबल यार, क्योंकि वो हमने वैसा माहौल देखा था। करेक्ट। ये मेरे साथ हुआ था जब मैं चंद्रपुर नवोदय छोड़ के भुसावल आया। तो चंद्रपुर नवोदय का कैसा था कि मान लीजिए आपके 450 लोग हैं आपके नवोदय में, तो बच्चे हैं। तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि 450 में से 420 बच्चे ही आए हैं असेंबली में और 30 बच्चे पता नहीं है कहाँ। हमेशा जितने बच्चे हैं सारों का काउंट आया। कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक भी दिन नहीं, मतलब आपको असेंबली के टाइम आना ही आना है, कुछ भी हो जाए आपको आना ही पड़ेगा। ऐसे नहीं कि कोई उधर रह गया नाश्ता करते, कभी नहीं। एग्जैक्ट काउंट आता था कि 450 में से 440 बच्चे अभी प्रेजेंट है, 2 बच्चे मेडिकल रूम में है, 3 बच्चों का ये हुआ है, ये हुआ है, ये हुआ है। लेकिन आउटपुट दोनों में से मुझे मिला, मतलब दोनों जगह से मैंने सीखा और दोनों जगह मुझे अच्छे दोस्त मिले। तो नवोदय की कोई भी चीज़ से मुझे कभी नुकसान नहीं हुआ, फायदा ही हुआ है जो भी हुआ है, ऐसे मैं बोल सकता हूँ। थैंक यू भैया शेयर फॉर योर विजडम, और आपने बहुत सारी बातें की, मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोगों को इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे बुलाया, मेरी बात रखने के लिए आपने मुझे मौका दिया, एक प्लेटफॉर्म दिया। तो मुझे ये स्टोरी किसी को बतानी ही थी, क्योंकि आपको इतने 7 साल नवोदय ने दिए, आपको सिखाया। तो अगर वो स्टोरी मैं नहीं बताता तो शायद मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रह जाती मेरे अंदर। तो आपने वो प्लेटफॉर्म दिया एक्चुअली। आपसे ज़्यादा मैं थैंकफुल हूँ कि आपने मुझे बुलाया और मुझे ये मौका दिया। तो थैंक यू वेरी मच। आपको अगर और इंस्पायरिंग स्टोरीज़ देखनी है तो आप नवोदय टॉक्स पेज को देख सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो और आप शेयर भी कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। अगर कोई ऐसा है नवोदय जिसको लगता है कि उसकी स्टोरी इंस्पायरिंग है, लोगों तक जानी चाहिए, तो आप नवोदय टॉक्स को अप्रोच कर सकते हो। थैंक यू। यदि आप इसी तरीके से नवोदय के भैया या दीदी लोगों की कहानी सुनना चाहते हैं तो नवोदय स्टॉक को सब्सक्राइब करें।